स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। हाँ, तो नोट किसने, सॉरी नोट बोल रहा हूँ, मोंगोडीबी किसने किसने इंस्टॉल कर लिया, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर एंड आपको जो बोला था दूसरी चीज, सेल, किसने किसने डाउनलोड कर लिया है? सर इंस्टॉल्ड हो गया। आपका आपका तो प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ थी। आकांक्षा, आपका डाउनलोड हो गया? यस सर। वर्क कर रहा है? यस सर वर्किंग है। ओके। दीपक कुमार जी आपका? सर मैंने डाउनलोड किया था, 4 से 5 बार डाउनलोड किया था, वो पूरा डाउनलोड करने के बाद कैंसिल हो जा रहा। रोहित कुमार जी, सॉरी रोहित ठाकुर जी, आपने डाउनलोड किया? रोहित जी, सर आपने पता नहीं, डाउनलोड किया? मेरे में सिर्फ जिप फोल्डर डाउनलोड हुआ था, उसके बाद डाउनलोड करने पर सर सर नहीं किया है प्रॉब्लम। क्योंकि अभी तो आए ऑफिस से सर। आज आपने कहा था, शायद आज ही की डेट थी ना, वेडनेसडे आप लोग ने कहा था रेस्टफुल एपीआईज को कवर कर लेंगे आप लोग। वेनेसडे नहीं सर, थर्सडे का था। थर्सडे कहा था, चलिए ठीक है, थर्सडे को मिल लेंगे। कल रेस्टफुल अ, एपीआई। चलते हैं, आज आगे कवर करते हैं। और दीपक कुमार जी आप तैयार रहिएगा, लास्ट में मैं आपको 15 मिनट दूंगा, उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है विथ लैपटॉप आप तैयार रहना बस, ठीक है? और ओके सर, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? डेटाबेस। अब बेसिकली कल लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने अपने बेसिक जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है? आज हम CRUD ऑपरेशन पे मेन फोकस करेंगे, CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे। फॉर दैट हम दो तरीके से उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेल इंस्टॉल कर लिया है तो हम, मेरे पास पूरी कमांड है कि हम टर्मिनल से MongoDB को एक्सेस कर सकते हैं। तो टर्मिनल चाहे VS कोड का हो, चाहे आप गिट बैश से करो, चाहे CMD से करो, सबसे वर्क करेगा। मैं अब जो आज की डेट में परफॉर्म करने वाला हूँ, मैंने कल लास्ट क्लास में गिट बैश से आप लोग को करके दिखाया था, आज मैं टर्मिनल से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया एंड देन मैंने एक फाइल फोल्डर क्रिएट किया है MongoDB से, एंड देन टर्मिनल को पूरा एक्सपैंड कर दिया ऊपर तक, एंड इसी में जो भी क्वेरीज होंगे हम सब यहीं पे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली आज की डेट में हम लोग CRUD ऑपरेशन को देख रहे होंगे, ठीक है? तो MongoDB पे जितने भी CRUD ऑपरेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है, आपको तो पता ही होगा CRUD ऑपरेशन के बारे में, क्रिएट, अपडेट, रीड, ठीक है, एंड डिलीट। तो यही होते हैं CRUD ऑपरेशन, और इसी को परफॉर्म करके आज की डेट में हम लोग देख रहे होंगे, और यही CRUD ऑपरेशन ही आपको आना चाहिए MongoDB के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे आपने एसक्यूएल के अंदर पढ़ा होगा कि बेसिकली हम लोग कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन के बेसिस से हमें डेटा को फिल्टर करके ले आना होता है। तो वो भी चीज़ हम लोग इसमें कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ भी हम लोग देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेट में, ठीक है? MongoDB का CRUD ऑपरेशन से, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, ठीक है? सबसे पहले हमें किसी भी डेटाबेस, चाहे वो एसक्यूएल हो चाहे नॉन एसक्यूएल डेटाबेस हो, हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है जिसपे हमें वर्क करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक कमांड होती है। पहले तो अभी हम लोग MongoDB के अंदर नहीं है, आपको ध्यान दिख रहा होगा, मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, सी ड्राइव के MongoDB फोल्डर के अंदर हूँ। मैं अभी उसके सेल के अंदर नहीं पहुंचा हूँ, मोंगो सेल के अंदर अभी मैं एंटर नहीं हूँ। तो सबसे पहले हमें एंटर करना पड़ेगा मोंगो के सेल के अंदर, ठीक है? तो मोंगो सेल के अंदर हमें एंटर करने के लिए हमें एक कमांड टाइप करना होगा, मोंगो sh करके। ये जैसे ही आप कमांड टाइप कर एंटर करते हो, देन आप प्रेस एंटर करते हो, ठीक है, देन आप मोंगो के सेल के अंदर एंटर हो जाते हो, जहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट डेटाबेस एक क्रिएट होता है टेस्ट नाम से। अगर आपने पहली बार उसको यूज किया हुआ है तो आपके में भी टेस्ट नाम से ही डेटाबेस क्रिएट होगा। ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, क्योंकि मैंने इस पे कलेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं तो इस वजह से ये मुझे दिखाई देगा। अदरवाइज जब आप लोग ये कमांड प्रेस करोगे, कमांड एंटर करोगे कि सो डीबीएस यानी सो डेटाबेसेस, तो आपके पास इस टेस्ट नाम का जो यहाँ पे अभी डेटाबेस मेरे को दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? ये मेरे में कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेसेस पहले से क्रिएट है, जैसे एडमिन आपको दिख रहा होगा, कन्फिग नाम से एक दिख रहा होगा,
और भी एक हो सकता है टेस्ट डीबी नाम से आपको दिख रहा हो। 3 डेटाबेसेस आपको बाय डिफॉल्ट दिखते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस एल आप प्रेस करोगे, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। आप अभी भी उस टेस्ट डेटाबेस के अंदर हो, मतलब ये टेस्ट डेटाबेस है, इसी के अंदर हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हमें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज एंड देन जो भी जिस भी नेम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे कॉलेज नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्विच टू द डेटाबेस कॉलेज। अब हम कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। हमने क्या किया, यूज कॉलेज नाम, यूज कॉलेज लिखा। यूज कॉलेज लिखने से क्या हुआ कि इसने क्या किया, अगर कॉलेज नाम का डेटाबेस हमारे में प्रेजेंट नहीं होगा हमारे डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है, तो पहले कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट होगा, देन हम लोग उस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और अभी ये मोंगोडीबी अपने डेटाबेस के कलेक्शंस में इस डेटाबेस को स्टोर नहीं करेगा। क्यों नहीं स्टोर करेगा? जब तक कि इसके अंदर कोई कलेक्शंस पहले से प्रेजेंट ना हो। अभी कोई कलेक्शन हमने इसके लिए क्रिएट नहीं किया है। हम अगर कोई डेटा स्टोर करते हैं देन तभी ये मोंगोडीबी उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो। अभी मैं अगर सो डेटाबेसेस करता हूँ, ठीक है, सो डेटाबेस जैसे ही मैंने किया तो आप देखोगे कॉलेज नाम का डेटाबेस कहीं पे भी अभी क्लियर नहीं, मतलब क्रिएट नहीं है। तो जब वो क्रिएट नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एस से क्लियर कर लेता हूँ एंड देन कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर हमें सबसे पहले कलेक्शंस क्रिएट करना होगा। कलेक्शंस को हम, इसके अंदर कोई कलेक्शंस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है, सो कलेक्शंस नाम से एस लगाना होता है इसके लास्ट में। जैसे उसमें भी एसक्यूएल में भी ऐसा ही एक होता है, सो टेबल्स नाम से या सो डेटाबेसेस नाम से। ठीक है, तो उसमें जितने भी डेटाबेसेस होते हैं सब आ जाते हैं, एस लगता है। सो टेबल्स में एस लगता है वहाँ पे सारे टेबल्स को देखने के लिए कि करेंटली वर्किंग डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स प्रेजेंट है। उसी तरीके से सेम कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस प्रेजेंट है उसको अगर देखना है तो आपको एक सिंपल सी कमांड सो कलेक्शंस टाइप करना होगा एंड देन प्रेस एंटर। आपको एम्प्टी रिटर्न होगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अभी इसके अंदर कोई भी कलेक्शंस क्रिएट नहीं है। अब सेकेंडली आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ये एल्गोरिथम जो मैं बता रहा हूँ ना, जो स्टेप बता रहा हूँ वो अपने दिमाग में आप लोग सेव कर लो। क्योंकि सबसे पहले आपको कुछ भी काम करने से पहले मोंगोडीबी के अंदर आपको एक डेटाबेस की नीड पड़ेगी। हो सकता है डेटाबेस पहले से प्रेजेंट हो सकता है आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट करके उसके साथ वर्क करना चाहो, हो सकता है आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ वर्क करना चाहो। तो दोनों के लिए आपको वही कमांड लिखना पड़ेगा, यूज, और जो डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हो उसका नेम लिख दो। अगर वो पहले से प्रेजेंट होगा तो आप उसी को यूज करोगे, नहीं तो वो न्यू क्रिएट होगा देन आप उसको यूज करोगे। देन अगर उस डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शंस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल सा एक कमांड सो कलेक्शंस नाम से कमांड को टाइप करना पड़ेगा। देन आप लोग जैसे ही एंटर प्रेस करोगे उसके अंदर अगर कोई कलेक्शन होगा तो वो कलेक्शंस आपको दिखेंगे, नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं। अच्छा, कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कलेक्शन को एम्प्टी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, या तो आप कलेक्शन क्रिएट करके उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दो, ऑटोमेटिक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे कि सपोज एक मैंने सॉरी मुझे इंसर्ट करना है, तो डेटाबेस डॉट आपका जो भी कलेक्शन नेम है, सपोज कॉलेज है तो कॉलेज में स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो डेटाबेस यहाँ पे देखना, पहले तो आपको डीबी लिखना पड़ेगा इसका डेटाबेस एंड देन डॉट, देन कलेक्शन नेम। ये स्टूडेंट क्या है, ये आपका कलेक्शन नेम है, ठीक है, एंड देन डॉट एंड देन इंसर्ट वन। हम मतलब इसका मतलब ये है कि हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। और ये आपको इंसर्ट वन जो लिखना है वो कैमल केस में लिखना है। कैमल केस मीन्स फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में एंड देन आने वाले अपकमिंग लेटर जो होंगे वो कैपिटल में, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है, सपोज मुझे इंसर्ट करना है नेम एंड नेम, व्हाट इज द नेम, नेम सौरभ। ठीक है, देन अब मैं बात करता हूँ इसकी एज की। ठीक है, एज क्या है, देन एज 25 एंड इसका, अब मैं कोर्स की अगर मैं बात कर लूँ, ये किस कोर्स में इनरोल है एंड देन कोर्स नेम, सॉरी MCA। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ
मार्क्स की, क्योंकि मार्क्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट के, तो हो सकता है इसने टोटल मार्क्स गेट किए हो 95, ठीक है, ऐसे अप्रॉक्सीमेटिक मार्क्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन ठीक है, ये मैंने क्या किया कि ये देखना, ये कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जो आप मैंने डेटा इंसर्ट किया, बेसिकली ये क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर हुआ है। तो अभी तो यहाँ पे आपको एक लाइन में दिख रहा है, नहीं तो अब जब वीएस कोड में एक्चुअल कोड आप करोगे ना, ये तो अभी हम टर्मिनल के अंदर वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोड लिख रहे होंगे बकायदा, ठीक है। तो उस दौरान पे कुछ इसी तरीके की जो चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे, तो आपको मल्टीपल लाइंस में वो एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अभी आपको सिंगल लाइन में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जिसमें हमने की वैल्यू पेयर्स पास किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब इसको एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने जैसे ही एंटर किया, उसने बोला कि एक्नॉलेज ट्रू, मतलब वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, एंड उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक आईडी अलॉट हुई है मोंगोडीबी की तरफ से, जो कि आईडी ये रही, ठीक है। अब हमें चेक करना है, अब हमें सबसे पहले तो इसके अंदर शो करना है, शो कलेक्शंस, क्या इसके अंदर कोई कलेक्शंस क्रिएट हुआ क्या, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली वही कमांड प्रेस करना है, शो कलेक्शंस नाम से, ठीक है। एंड देन आप देखोगे कि स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। एंड अभी हम चेक करते हैं क्या डेटाबेस के अंदर इसने कॉलेज नाम के डेटाबेस को सेव कर लिया है क्या। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे, हाँ, ये आप नोटिस करो, ये कॉलेज नाम का डेटाबेस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मतलब इसके अंदर मोंगोडीबी ने इसको स्टोर कर लिया है, क्योंकि अब इसके अंदर डेटा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देन अगर मुझे अपने जो भी डेटा इंसर्ट हुआ है उसको अगर मुझे देखना है, तो उसके लिए आपको सेम मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि डेटाबेस डॉट आपको कलेक्शन नेम लिखना होता है, जो भी आपका कलेक्शन नेम है, सपोज स्टूडेंट नाम का है, देन आपके पास दो तरीके होते हैं, फाइंड करके भी आप चेक कर सकते हैं, मीन जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, मतलब पर्टिकुलर कलेक्शंस में, ठीक है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइंड से रिटर्न हो जाएगा, बेसिकली एक एरे फॉर्म में एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हैं कि एरे है, एरे के अंदर ये पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट है, एंड क्योंकि मोंगोडीबी उसको एक आईडी प्रोवाइड कर देता है, तो देन वो आईडी है जो कि मैंने नहीं प्रोवाइड किया, मोंगोडीबी ने प्रोवाइड किया है। देन की वैल्यू पेयर्स में नेम सौरभ, एज 25, कोर्स एमसीए, मार्क्स 95, ठीक है। एक तो ये आप एक तरीका है, आप इस तरीके से जा सकते हो, एंड आपने अभी एक डेटा इंसर्ट किया है, इफ यू वांट मल्टीपल डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी सेम काम है, उसके लिए आप कौन सी क्वेरी लिखोगे, अ, ये आता है इंसर्ट मैनी करके, ठीक है, इंसर्ट मैनी, ठीक है। उसमें भी आप क्या करोगे, मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स को कॉमा के अंदर सेपरेट करोगे विद इन दैट एरे, ठीक है। इंसर्ट मैनी क्या करता है, ये एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब इसके अंदर हम पहले एरे क्रिएट करेंगे, देन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, और डॉक्यूमेंट आर सेपरेटेड विद द कॉमा या बाय द कॉमा, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कॉमा के साथ सेपरेटेड होंगे, ठीक है। देन अब देखो, इसमें हम सबसे पहले एक पहला डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नाम मैं दे देता हूँ, एंड व्हाट इज द नेम, एक काम करते हैं, नेम को मैं रख देता हूँ अंकित, चल, एंड देन अगर मैं बात करूँ इसके एज की, देन एज इज 24, एंड इसका भी अगर मैं कोर्स देख लूँ, तो इसको भी सेम कोर्स मैं अलॉट करूँगा, दैट इज एमसीए, ठीक है। एंड इसको मैं एक और चीज़ अलॉट कर देता हूँ, एक सिटी अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में इसको कानपुर देना चाहूँगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ अभी करके दिखाऊंगा, सिटी मैंने इसको कानपुर दे दिया, एंड एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ, चलो इसमें एक और चीज़ ऐड कर दे, क्या मार्क्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको मार्क्स मैंने सेम मार्क्स अलॉट कर देता हूँ 95, ठीक है। एंड इसको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, देन दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को, इसमें दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, नेम, इसका भी कुछ नेम दे देते हैं, सपोज नेम इज नवीन, नवीन, यही स्पेलिंग है, डबल ई एन होती है ना, क्या है स्पेलिंग आपके नेम की,
हाँ ठीक है, नवीन, ठीक है। एंड नवीन हो गया, इसको मैं स्मॉल में ही अभी रखूंगा। चलो ठीक है, रख दिया। एंड एज, इनकी एज अप्रॉक्सीमेट मैं मान लेता हूँ 22, और 22। एंड कोर्स इनको कोई अलॉट कर देते हैं, सपोज बिलोंग्स टू बीटेक, ठीक है। एंड हाँ, सिटी इनको अलॉट कर देते हैं, इनको भी। तो सिटी इनको दे देते हैं, सपोज प्रयागराज, ठीक है। और सिटी हो गया। देन एक और चीज़ है, मार्क्स है, उसको भी अलॉट कर देते हैं, मार्क्स। एंड मार्क्स में हम इनको दे देते हैं सपोज 89, ठीक है। तो ये डेटा इंसर्ट हो गया। एंड अब इस बार हमने क्या किया, मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए। मैंने 2 डॉक्यूमेंट प्रेस एंटर, और इसमें कुछ सिंटैक्स एरर आया है, कुछ गलत किया है क्या, एक मिनट। कॉमा तो सही है, टोकन 150 कहाँ पे एरर है, ये एरर है। अच्छा, सॉरी, मैंने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आपको पूरा कंप्लीट भरना है, ठीक है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, बिग ब्रैकेट्स है, यानी इसमें एरे है, एरे के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स था, जो मैंने क्लोज नहीं किया ऊपर वाले में, इस वजह से एरर आया। ये आपको क्लोज करना है, ठीक है। एंड देन ठीक है, और ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट एक आपको रिटर्न होगा, जिसमें बोल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट ट्रू है, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इंसर्टेड आईडीज किस किस नाम से डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर हुए हैं, तो इंसर्ट हुए हैं, तो दोनों को आईडी अलॉट हो गई है, ठीक है। मोंगोडीबी ने दोनों को आईडी अलॉट कर दिया है। तो अगर आपको ये इंसर्टेड चीज़ को अगर आपको देखना है, तो आप सिंपली यही कमांड लिखोगे, डेटाबेस स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। db.student.find फंक्शन को आप कॉल करोगे। देन यहाँ पे आप देखोगे इसने एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसने रिटर्न कर दिया है। एंड पर्टिकुलर जो हमने डॉक्यूमेंट्स अभी लास्ट में इंसर्ट किया था, एक अंकित नाम से किया है। एंड यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे नवीन नाम से किया हुआ है। 2 डेटा इंसर्ट किए थे, दोनों के दोनों आ गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे हम इंसर्ट के साथ इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट यानी सिंगल डॉक्यूमेंट हम कैसे इंसर्ट करेंगे, एंड देन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थी जो आपको समझनी थी। तो सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना भी आ गया, एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट करना आ गया। देन अभी के लिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर स्क्रीन तो जूम करिए ना, वो उसमें शो नहीं हो रहा है अच्छे से। अब सो हुआ? जी ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल और एल प्रेस करना है। आप उस सेम डेटाबेस के अंदर रहोगे, बस स्क्रीन में जो चीज़ होगा वो रफ हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं फाइंड और फाइंड वन की, ठीक है। ये हमने पहला तो हमने देख लिया इंसर्ट कैसे करते हैं, यानी क्रिएट हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन को देखने जा रहे हैं। क्रड ऑपरेशन हम देख रहे हैं, जिसमें क्रड सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, एंड यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट होता है। तो हमने सी कवर कर लिया। अब हम लोग आर की तरफ जाते हैं, रीड करते हैं कि कैसे हम लोग डेटा ले पाएंगे। वो फिलहाल हम देख ही रहे हैं, फाइंड ऑप्शन ही है, फाइंड से ही हम ले पाएंगे। सबसे पहले तो जो अभी तक हम कर रहे थे वो हम देख लेते हैं कि डेटाबेस और सब। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कलेक्शन नेम। देन एक तरीका होता है कि आप फाइंड लिख दो, एंड देन फंक्शन को उसको कॉल कर दो। देन वो क्या होगा कि सारा का सारा जितना भी आपका करेंटली वर्किंग डेटाबेस के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, सॉरी डेटाबेस क्या, इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न करके दे देगा। प्रेस किया, देन इसने क्या किया, एरे ऑफ डॉक्यूमेंट इसने मुझे रिटर्न कर दिया। एंड उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर किए थे, और तीनों डॉक्यूमेंट आ गए। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। देन अगर आपको पर्टिकुलर सॉरी क्या हुआ ये, अरे अगर पर्टिकुलर आपको एक सिंगल डेटा चाहिए और आप फाइंड करना चाहते हो,
फाइंड करना चाहते हो आप मार्क्स के बेसिस पे, चलो मैं मार्क्स के बेसिस पे फाइंड करता हूँ। जैसे कि डेटाबेस डॉट स्टूडेंट, ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा, सिंपली अभी मैं ले रहा हूँ। चलो अभी एक चीज़ आपको फाइंड करा के दिखाता हूँ, फाइंड मार्क्स के ही अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दो लोगों को सेम मार्क्स अलॉट किए हुए थे। तो शायद 95 मैंने मार्क्स अलॉट किया हुआ था, आई डोंट नो, शायद यही था। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 95 मार्क्स जिसको मैंने अलॉट किया था, यहाँ बेसिकली क्या हुआ है कि डेटाबेस और कलेक्शन नेम दैट फाइंड, फाइंड के बाद क्या है उसमें, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस यानी एक डॉक्यूमेंट पास किया। यहाँ पे बेसिकली एक फिल्टर मेथड है। इससे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चीजें आएंगी। ये एक कंडीशन है, की वैल्यू पेयर्स मैंने पास किया, इस की वैल्यू पेयर्स के अकॉर्डिंग, मतलब इस क्वेरी का मतलब क्या है कि मुझे उन सभी वो सभी डॉक्यूमेंट लाओ जिसमें मार्क्स क्या है 95 है, यानी उन सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट मेरे पास चाहिए जिनके मार्क्स 95 है। देन एक सौरभ को 95 मिला हुआ है, एक अंकित को 95 मार्क्स मिले हुए थे, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स, और बेसिकली ये फाइंड क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इसने रिटर्न किया, एरे रिटर्न किया, मतलब उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया, एक रेफरेंस पास कर दिया है। ठीक है, उसने एरे रिटर्न किया है। एंड देन एक और डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ, जब हम फाइंड वन के साथ काम करते हैं तो वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न करके देगा। मैं इसी को ऐसे कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे बस एक चेंजमेंट करना है, आपको फाइंड वन लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट निकाल के देगा। यहाँ पे जैसे दो डॉक्यूमेंट है ना, और वो एरे के अंदर आया, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको, सिंगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एरे के अंदर नहीं होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो उससे पहला मिलेगा वो आपको ले आके रिटर्न कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ किया ना, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये कोई एरे के फॉर्मेट में नहीं आया, ये प्योर डॉक्यूमेंट आया, एक्चुअल डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, ये कोई रेफरेंस नहीं है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, और केवल फाइंड वन, यानी मुझे सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए था जिसके 95 है, तो दैट इज सौरभ, जिनके 95 मार्क्स हैं। ठीक है, और वो एमसीए कोर्स में इनरोल है, और उनको पर्टिकुलर एक आईडी अलॉट किया है जो कि मोंगोडीबी ने खुद किया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपको फाइंड और फाइंड वन के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको रीड और सॉरी क्रिएट एंड रीड, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ पहले, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है दोनों में से? नो सर। हम्म, बाकी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? करने के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ, तो आप करना ना, आपको करने से किसने रोका है? और आपको देखते समय पता तो होगा ना कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है चीजें। हाँ नो सर, आ रहा है, क्लियर हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ, बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे सपोज मुझे क्या चाहिए, मैं आपको एक टास्क अगर दूं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, जिनके मार्क्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से 90 से कम है, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 90 से कम है। किसी को मैंने ऐसा मार्क्स दिया था आई थिंक, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको क्लियर करते हैं एंड देन एक बार चेक करते हैं पूरे को। स्टूडेंट, ठीक है, एंड फाइंड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को पहले लेके आते हैं। ठीक है, अब देखोगे, हाँ, नवीन है, इनको मार्क्स मैंने 89 दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ है। तो सपोज मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है, अभी तो फिलहाल 3 ही डेटा है, कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसके मार्क्स मतलब कई ढेर सारे मार्क्स हो सकते हैं, और मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स जो है वो 91 से कम है, या 90 से कम कर देते हैं, 90 से कम है, मुझे केवल ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो ये चीज़ कैसे परफॉर्म होगा, ये बेसिकली इसके लिए ऑपरेटर्स की नीड पड़ती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार प्रैक्टिकल कर देता हूँ, देन उनके बारे में आपको सब कुछ दिखा दूंगा, और सारे ऑपरेटर से फैमिलियर हो जाओगे आप लोग। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सपोज मुझे फाइंड करना है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है, और मुझे वो देखना है कि उस स्टूडेंट का मुझे चाहिए जिसके मार्क्स जो हैं, जिसको मैंने मार्क्स अलॉट किया हुआ है, और उसके मार्क्स क्या हो, एक डॉलर साइन होगा और एक लेस देन का सिंबल होगा, एंड देन आपको लिखना है कि 90 से जिसके मार्क्स कम है मुझे उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी क्वेरी है।
इसका मतलब ये है कि मुझे उन स्टूडेंट नाम के कलेक्शन से मुझे उनका डॉक्यूमेंट रिटर्न करो जिसके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 90 है, मतलब 90 से जिसके मार्क्स कम है मुझे उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो बस यही सिंपल आपको लिखना है एंड देन प्रेस एंटर एंड आप देखोगे क्योंकि ये फाइंड है तो फाइंड क्या करता है, एक एरे रिटर्न करेगा, एक रेफरेंस आपको रिटर्न कर देगा। और इसमें एक स्टूडेंट था नवीन जिसके मार्क्स क्या थे 89 थे, ये 90 मार्क्स से कम है तो 89 स्टूडेंट वाला स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में क्यूरी ऑपरेटर्स जिसको कहते हैं एंड देन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी पे चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्यूरी ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं। तो फाइंड के अंदर ही आता है, जैसे फाइंड द स्टूडेंट्स वेयर द मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम देख रहे होंगे। तो पहले आप ऑपरेटर से फैमिलियर हो जाओ। कंपैरिजन के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, क्यूरी क्यूरी सेलेक्टर्स जिसको कहते हैं, क्यूरी सेलेक्टर्स बोल दो, फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बेशन टाइप वैल्यूज। ठीक है, तो आप उन ऑपरेटर्स को पहले देखो यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू, जिसमें आप सबसे पहले जो भी ऑपरेटर लिख रहे होते हो उसके पहले आपको डॉलर साइन देना होता है। ठीक है, डॉलर साइन एंड देन इक्वल टू, इस ये क्या करता है, ये मैचेस वैल्यू दैट आर इक्वल टू ए स्पेसिफिक स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, यानी अगर वैल्यू इक्वल रहेगी वो उन वैल्यूज को रिटर्न कर देगा जो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू से इक्वल रहेगी, मतलब या ट्रू या फॉल्स, अगर वो चीज़ सही रहेगी तो वो चीज़ आपको रिटर्न हो जाएगी। मतलब ये चेक कर लेगा एक तरीके से मैचेस वैल्यू दैट आर इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू रहेगा उससे ये मैच करेगा कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। एक होता है ग्रेटर देन, यानी डॉलर ग्रेटर देन, उसका मतलब होता है मैचेस वैल्यू दैट आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू स्पेसिफाइड किया है। जैसे अभी मैंने लेस देन के केस में एक वैल्यू स्पेसिफाइड किया था कि 90 से कम वाले सारे स्टूडेंट चाहिए, तो 90 क्या था, एक स्पेसिफाइड वैल्यू था। तो उसी केसेस में ग्रेटर देन के केसेस में 90 से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। तो मैचेस वैल्यू दैट आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू, आप जो भी एक वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो ना उससे बड़े वाले जितने भी नंबर होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। वो उन सारे नंबर्स को देखेगा। मैचेस वैल्यू दैट आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब उस वैल्यू से जो भी बड़े होंगे उनको वो ये ग्रेटर देन देखेगा। एंड आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जैसे सपोज मैंने 90 किया ना, 90 डाला स्पेसिफाइड वैल्यू में, तो उसने 90 को चेक नहीं करेगा, वो 89 से देखेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि वो 90 को भी देखे कि लेस देन इक्वल टू 90, तो उसके कंडीशन पे मुझे इक्वल टू और इंसर्ट उसमें करना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या करेगा, मैचेस वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो वो उससे बड़ी हो या तो उसके बराबर हो स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो वो उस चीज को चेक करेगा। अब एक इन आता है, इन इन क्या करेगा, डॉलर इन, ये बेसिकली एक एरेज के अंदर हम कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज पास होगा और अगर वो वैल्यू उस एरे के अंदर होंगी देन वो उसे रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगी वो डेटा तो उसे रिटर्न नहीं करेगा। मैचेस एनी वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे। ठीक है, एक एरे हम लोग इन, मतलब पर्टिकुलर एक इन के अंदर हम लोग एरे लिखे रहे होंगे और उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू देख रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, और उसी स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर उसे डेटा मिलता है तो उसे रिटर्न कर देगा डॉक्यूमेंट को, नहीं मिलेगा तो नहीं रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात। उसी तरीके से होता है लेस देन, ये क्या करेगा, मैचेस वैल्यूज दैट आर लेस देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू, ये चेक करेगा। अभी इसी का एग्जांपल हमने देखा था कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू था, उससे लेस देन में जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उनसे वो मैच करके उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट देगा। वही काम होता है लेस देन इक्वल टू का। क्या करेगा, वो लेस देन वालों को भी चेक करेगा और स्पेसिफाइड वैल्यू को भी चेक करेगा, उस केस में उसको रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू, ये एन ई जो होता है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मैचेस ऑल द वैल्यूज दैट आर नॉट इक्वल टू ए स्पेसिफाइड वैल्यू, जो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू से मतलब के इक्वल नहीं होते हैं, वो उसको रिटर्न करेगा। नॉट इन इन मतलब वो पर्टिकुलर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उस एरे के अंदर, तो उस चीज को वो रिटर्न करेगा। हम वन बाय वन करके सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर का देख लेते हैं, जिसमें मैं इसी तरीके से लिख दूंगा, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू का साइन लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी 90 मार्क्स वाला कोई नहीं है, इक्वल टू 90 मार्क्स मैंने किसी को अलॉट नहीं किया है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मैं एक बार करके भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे 90 मार्क्स मैंने किसी को अलॉट नहीं किया तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर देता हूँ, नहीं
यहाँ पे डेटा अगर चेंज करके आप सपोज 95 मैंने कर दिया कि ये अलॉट किया हुआ है मैंने, और ठीक है, तो इस केसेस में मेरे पास डेटा आएगा, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया कि डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन है, आप उसमें फाइंड करना चाह रहे हो कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना, ऐसा डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाह रहे हो जिसके मार्क्स आप किसके बराबर है, इक्वल टू 95, यानी वो 95 के बराबर है। जिन स्टूडेंट का मार्क्स 95 के इक्वल है उनका डॉक्यूमेंट मुझे पूरा रिटर्न करो। तो उसने क्या किया, एक एरे रिटर्न किया, एंड दो लोगों को हमने 95 अलॉट किया हुआ था, तो इन दोनों के मार्क्स मेरे पास आ गए। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब इक्वल टू हो गया, एंड अगर नॉट इक्वल टू का केस सपोज देख लेते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू में आपको सिंपली क्या करना होगा कि देखो एन ई सिंबल होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये क्या करेगा, उस स्टूडेंट का मार्क्स आपको रिटर्न करेगा जो कि 95 के इक्वल नहीं है। तो अब कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जिसका 95 के मार्क्स के इक्वल नहीं था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसमें केवल हमने 3 ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया हुआ था, नवीन, सौरभ, अंकित। तो इसमें सौरभ और अंकित के 95 थे, तो एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके 95 नहीं थे, 89 थे, तो वो वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, क्योंकि ये फाइंड है तो वो एरे के अंदर उस डॉक्यूमेंट को पास करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू में फर्क समझ में आ गया होगा। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए सपोज जो कि ग्रेटर देन और लेस देन, अभी मैं लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 95 है। ठीक है, लेस देन 95 है, तो उसमें भी एक ही स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स क्या होंगे, 95 से कम होंगे। अब अगर सपोज मुझे ऐसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके मार्क्स लेस देन इक्वल टू हो, यानी या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर हो, लेस देन इक्वल टू, ई और लगा देते हैं। तो इस केसेस में मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने स्पेसिफाइड वैल्यू 95 पास कर दिया है, और 95 और एक्चुअल में अलॉट है दो स्टूडेंट को। तो इस केसेस में लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू वाली यानी स्पेसिफाइड वैल्यू 95 भी काउंट होगी। तो इस कंडीशन में मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे, क्योंकि दो स्टूडेंट को मैंने 95 अलॉट किया हुआ है ऑलरेडी, और एक के उससे कम मार्क्स है, तो 95 भी काउंट होगा एंड 95 से नीचे वाले मार्क्स भी काउंट होंगे। और उसी तरीके से अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल की बात करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर लेता हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको पता है कि इक्वल टू के केसेस में दो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी इन दोनों की, लेकिन उससे ग्रेटर देन कोई वैल्यू नहीं है। इक्वल टू में तो है बट ग्रेटर देन कोई नहीं है। अगर हम ग्रेटर देन का केवल चेक करें और इक्वल टू को 95 और उसको हम ग्रेटर देन आपकी 95 देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो कि इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 95 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू है ही नहीं। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे 89 कर सकते हो। उस केसेस में आपके पास क्या आ जाएगा, उस केसेस में आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। दो डॉक्यूमेंट जिनके 95 मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 95 से ज़्यादा वैल्यूज होनी चाहिए। अब आते हैं एक और चीज़ चेक करते हैं। अब हमें ऐसे लोगों का, अब सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। अब मुझे उन लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी जो सिटी है बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्योंकि रुको एक मिनट, कितने ऑपरेटर्स मैंने कराए हैं। इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये हमने इन वाला भी नहीं देखा है एंड बाकी सारे हमने देख लिया है। नॉट इन इन और इन ही हमने नहीं देखा है, उसके अलावा हमने सारे कुछ देख लिया है। तो अब इनको ही कवर कर लेते हैं, कुछ सोचते हैं इसके लिए। हमें क्या करते हैं, हम सिटीज को दिया हुआ है ना मैंने, तो सिटी देख लेते हैं, सिटी, और देन इनमें आना चाहिए, मतलब मुझे उन स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक एरे कंटेन करेगा। एरे के अंदर बेसिकली अलग अलग नेम होंगे। मैंने इनको क्या क्या नेम दिया हुआ है, एक सिटी मैंने कानपुर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं कानपुर लिखता हूँ। और आप ये ध्यान रखना कि जिस टाइप मतलब उसका कैरेक्टर जिस टाइप में आपने लिखा हो, प्रिंट किया हो, जैसे कानपुर का के कैपिटल है तो आपको के कैपिटल रखना है, नहीं तो वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एंड और सौरभ को तो कोई सिटी अलॉट ही नहीं थी। देन एक और सिटी शायद हाँ, इनको प्रयागराज, और प्रयागराज में पी स्मॉल है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पी स्मॉल रखना है। अगर सपोज आपने यहाँ पे कैपिटल रख दिया ना, तो वो चीज़ उसको नहीं मिलेगा। प्रयागराज, ठीक है। एंड और भी कुछ ढूंढ लेते हैं, जैसे कि आगरा,
आगरा, ठीक है, और लखनऊ, सॉरी, लखनऊ हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मैं आपको समझाता हूँ पहले। वन सेकेंड, बंद हो गया एंड ये, और हम्म, ठीक है। तो इसका मतलब समझना, यहाँ पे डेटाबेस स्टूडेंट फाइंड, अब हमें ऐसे लोगों का फाइंड करना है सिटी, ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंट चाहिए जिनका सिटी सिटी या तो क्या हो, या तो उनका कानपुर हो, या तो प्रयागराज हो, या तो आगरा हो, या तो लखनऊ हो, यानी इन्हीं में से कोई होना चाहिए जिनकी सिटी का। अगर इनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको या तो सिटी कानपुर मिली हो, या तो प्रयागराज मिली हो, या तो आगरा मिली हो, या तो लखनऊ मिली हो, कोई भी मैच हो जाता है ना, देन उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा रिटर्न होके। देखो, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया है, इनको सिटी क्या बेसिकली मिले हुए हैं, पहले वाले को सिटी कानपुर मिला हुआ है, दूसरे वाले को सिटी प्रयागराज मिला हुआ है। तो कानपुर भी हो, प्रयागराज भी हो, अगर मिल गया तो ठीक है, आ जाए वापस। ठीक है, तो अब देखो दूसरा केस, नॉट इक्वल टू, नॉट इन, जो बेसिकली होता है, शायद उसको नॉट इन ही लिखा जाता है, क्या है, एन, हाँ, नॉट इन। ठीक है, तो इस केसेस में आपको केवल यहाँ पे अब वो डॉक्यूमेंट आएंगे नॉट इन के केस में, एन आई एन। ठीक है, नॉट इन मतलब कि अब मुझे ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंट चाहिए, ना ही वो कानपुर से हो, ना ही वो प्रयागराज से हो, ना ही वो आगरा से हो, ना ही वो लखनऊ से हो, मतलब इन शहर से होने वाले स्टूडेंट का कोई भी डेटा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नॉट इन का मतलब ये है, और इनका मतलब ये होता है कि अगर इन शहर में कोई भी स्टूडेंट है तो उनका डेटा मुझे ले आके दे दो। ठीक है, तो अब देखो, तो मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसका नाम सौरभ था, और उसको मैंने कोई सिटी अलॉट नहीं किया, तो बेसिकली इसका मतलब यही है ना कि ना वो कानपुर का है, ना प्रयागराज, ना आगरा, ना लखनऊ, तो कहीं का नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास रिटर्न होके आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो फाइंड और सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब आपके पास टास्क ये है, और का केसेस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और है, एंड है, तो नॉट है, नॉर है, और है। चलो मैं आपको इसमें से भी बता देता हूँ, लॉजिकल में भी दो बता देता हूँ, बाकी दो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या बताएं, हर एक चीज बता देते हैं। अ, 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 और के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अ, 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 चलो ठीक है, और वाला एक अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, अ, तो आप और के लिए देख लो, ये है और सिंपल। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट का डेटा ढूंढना चाहता हूँ जो ठीक है, या तो कानपुर से हो, ठीक है, और या तो उसका नेम सौरभ हो। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट या तो वो कानपुर से हो, या तो उसका नेम सौरभ हो। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट ढूंढता हूँ, तो उसमें क्या करना होगा, ये एरे क्रिएट करके इस तरीके से मुझे डॉक्यूमेंट पास करने होंगे। तो या तो उसका नेम क्या हो, सौरभ हो, अ, ठीक है, और दूसरी चीज, या तो कोर्स लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो लिख देना। मैं क्या लिख देता हूँ, या तो मार्क्स इसके, मार्क्स लिख देते 89 हो। ठीक है, या तो उसका नेम सौरभ हो, या तो उसके मार्क्स क्या हो, 89 हो, देन उस स्टूडेंट का मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, एंड ठीक, जैसे ही मैंने किया, तो और का मतलब तो आपको पता है, पहली कंडीशन ट्रू हो तब भी एग्जीक्यूट होगा, पहली कंडीशन या दोनों कंडीशन। तो ऐसा स्टूडेंट था मेरे पास, तो बेसिकली सौरभ था जिसका नेम सौरभ है, एंड एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स भी 89 है। तो इस कंडीशन में उसने दोनों डेटा मुझे दे दिया। उसने देखा कि हो सकता है शायद जिसका नेम सौरभ हो, तो उसमें नेम ये वाला मैच हो गया, और के कंडीशन में आपके या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो दोनों डेटा आ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन पे दोनों डेटा ट्रू हो गए। बट हो सकता है शायद दोनों डेटा ट्रू ना हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, इसको मार्क्स में 89 की जगह 90 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू होगा, इसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसका नेम सौरभ है बट मार्क्स 90 किसी के नहीं है, तो उस कंडीशन पे उसने क्या किया, आपको दोनों डेटा आपको यहाँ पे मतलब सिंगल जिसका जो ट्रू हुआ ना, वो डेटा आपके पास, डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। बट ये केस एंड के साथ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एंड के साथ देखोगे तो उसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो एंड के साथ आपका दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका पास कोई डेटा नहीं आएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नाम भी सौरभ है और मार्क्स उसके 90 हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये चीज ट्रू नहीं होगा, इस वजह से ये रिटर्न नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे 95 कर देते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिसका नाम भी सौरभ है, उसके मार्क्स भी 95 है, देन उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये थे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आप कंडीशन के तौर पे देख रहे हो तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हो। और ठीक है, नॉट नॉट का मतलब यही होगा कि जो चीज ट्रू होगा उसको फॉल्स कर दो, नॉर का मतलब ये लॉजिकल नॉर ऑपरेशन होता है। ठीक है, दोनों इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मैंने आपको एक एक करके आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया। तो बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट पे तो। दीपक कुमार जी, नवीन जी, रोहित कुमार, रोहित जी एंड असीत, आकांक्षा, कोई नो सर, प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम। बाकी लोग बोल दो भाई, यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है, सब कुछ आ गया। सर एक्चुअली भी कल उसको कंटिन्यू ट्राई करेंगे, आफ्टर देन अगर प्रॉब्लम आता है फिर आपसे कल कंटिन्यू करूंगी मैं इसको। ठीक है। हम्म सर दोबारा थोड़ा बोल दीजिए, क्या चीज? फिर दोबारा बोल दीजिए, बताया वो। क्या चीज पूछ रहा है आप, वो पूछो। हेलो, किसने बोला था? अभी जो असीत जी? समझा है वो दोबारा थोड़ा समझा। नहीं, आप टॉपिक बताओ ना, आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, वो चीज मैं समझाऊंगा ना। मैंने समझाया तो यार बहुत कुछ है। आप वो चीज बता दो जो आपको नहीं समझ में आया, उसमें मैं वो चीज समझा देता हूँ। ठीक है, शुरू से बता दीजिए। किसने बोला ये चीज? शुरू से बता दीजिए। दीपक कुमार जी, आपको पता है 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, अब 40 मिनट का क्लास आपको दोबारा रिपीट करके तो कोई बताएगा नहीं। आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है आप वो पॉइंट बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप ये कहोगे शुरू से एक बार पूरा 40 मिनट का क्लास रिपीट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अरे भाई जो चीज नहीं आया वो चीज बताओ ना, कि वो चीज समझ में नहीं आया। आप ये कहो कि 40 मिनट की क्लास दोबारा पढ़ाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं वो पूछ पूछ रहा हूँ, आप देखो, और जो चीज आपको इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज आपको नहीं समझ में आया वो चीज मुझसे पूछो। ये आपके पास सब कुछ यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताया ना, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पॉइंट मुझसे बोलो, मैं वो समझा सकता हूँ आपको। असित जी, आपको क्या नहीं समझ में आया, आप उसमें वो चीज मुझे बता दो। यहाँ पे सब कुछ है, आप क्लियरली देख सकते हो, आप कहोगे स्क्रॉल करके ऊपर करो या नीचे करो, मैं कर दूंगा। सर ये आईडी ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? आईडी ये बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी जनरेट करता है। ये आईडी जो आपको दिख रहा है ना, ये मोंगोडीबी खुद से अपने आप जनरेट कर देता है हर डॉक्यूमेंट के लिए। कोई भी आप अगर नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हो ना, तो आप उस दौरान पे एक उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए एक आईडी जनरेट हो जाएगा, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के काम आएगा, जो कि मोंगोडीबी उसके लिए खुद कर देता है। आपको इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट एक साथ इंसर्ट करते हो, यानी इंसर्ट मैनी का यूज करते हो, देन हर एक एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के लिए एक आईडी मोंगोडीबी क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी अगर आपने सपोज दो डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, तो दोनों के लिए अलग अलग आईडी मोंगोडीबी उसके उसको ऐड करेगा, आईडी को दोनों के लिए ऐड कर देगा। असीत जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़े। मैंने एक चीज आपसे क्लियरली कहा है कि जो चीज आपको प्रॉब्लम है ना, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझने की कोशिश करो। जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है आप वो चीज मुझे बताओ ना, कि आपको ये चीज में प्रॉब्लम आया है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए, कल सर बताऊंगा। हाँ ठीक है, आप एक बार रिवाइज करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन आप बोलना। जी सर। ओके, हाँ, अपडेट ऑपरेशन की अब बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, हमने क्रिएट देख लिया, हमने रीड देख लिया। अब हम कैसे डॉक्यूमेंट को रीड कर पाएंगे, पर्टिकुलर किस किस ऑपरेशंस, यानी अगर किसी कंडीशन बेस पे करना है तो हमने सारी कंडीशन भी देख लिया, कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, यही बेसिक से कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। ठीक है, यही आपके यूज भी होंगे।
ठीक है, इतने ही मेन भी है। एंड इसके अलावा आप अगर जाओगे तो जाने के लिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट मेन मेन जो है वो यही है। ठीक है, तो ये सारे आपने कंडीशंस भी पढ़ लिए। एंड देन पॉइंट आता है हाउ टू अपडेट द डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ आपको अपडेशन देखनी है तो आप उसको अपडेट कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो उसको अपडेट करने के लिए अब हम आगे सारी चीजें देखने जा रहे हैं वन बाय वन। अगर अपडेट करने के लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप इसके भी 3 तरीके होते हैं अपडेट के भी। बेसिकली एक तरीका होता है कि आप पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट को किसी एक कंडीशन के बेसिस पे अपडेट करोगे। जस्ट मिनट, कहाँ चले गए भाई भूमिका? आप बहुत जल्दी आ गए भूमिका जी, पूरे 50 मिनट की क्लास छूट गई आपकी। हाँ, तो यहाँ पे आप समझना, जो अपडेशन होता है वो आप मोंगोडीबी के अंदर अपडेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप अपडेट वन, यानी किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करना चाहो। अपडेट मैनी, यानी आप एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को किसी एक कंडीशन के बेस पे अपडेट करना चाहो। ये चीज जरा ध्यान देना कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हो ना, तो उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। किसी एक फिल्टर कंडीशन के बेस पे आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आपको कोई पहले अपडेट करने के लिए, जैसे CRUD ऑपरेशन में पहले आपको एडिट करना है तो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को कि आप किस चीज को एडिट करना चाह रहे हो। तो उसी तरीके से आपको उस डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिल्टर के अकॉर्डिंग। फिल्टर आपको देना पड़ेगा कि ताकि आप पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो देन उसको अपडेट करो। आपको कुछ ऐसा की वैल्यू पेयर पास करना होगा जिससे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे हम पहुंच सके। एंड देन उसके बाद अगर कोई अपडेशन परफॉर्म करना है ना, उसके बाद ही हम उस पर अपडेशन परफॉर्म करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो वही सेम काम है, डेटाबेस आपको डीबी लिखना है, डॉट कलेक्शन नेम। जो भी कलेक्शन नेम होगा, हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम के कलेक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो स्टूडेंट कलेक्शन है। देन अपडेट वन, तो वही कैमल केस फॉलो करना है। अपडेट देन वन में आपका ओ कैपिटल रहेगा एंड देन उसमें अपडेट एट मोस्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड फिल्टर, जो कि एक स्पेसिफाइड फिल्टर से आपका मैच होगा। इवन थ्रो मल्टीपल डॉक्यूमेंट में मैच द स्पेसिफाइड फिल्टर। हो सकता है ऐसा कि आपके एक जो आपने फिल्टर कंडीशन पास किया उस पर हो सकता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट उस पे फिल्टर होके आ जाए, बट कोई एक ही डॉक्यूमेंट उस बेसिस पे आपका फिल्टर हो पाएगा। समझ में आया? मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट में ही अपडेशन हो पाएगा। हो सकता है आपने फिल्टर कंडीशन ऐसी रख दी जिसमें हो सकता है 5 डॉक्यूमेंट आ गए, बट पहला वाला जो डॉक्यूमेंट होगा ना वही केवल अपडेट होगा, अपडेट वन की हेल्प से। एंड अपडेट मैनी के अकॉर्डिंग हो सकता है आपने फिल्टर कंडीशन ऐसी रख दी, 5 डॉक्यूमेंट आ गए, आपने अपडेट किया, पांचों के पांचों में अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपडेट मैनी के अकॉर्डिंग उन पांचों में अपडेट हो जाएगा। अपडेट ऑल द डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड फिल्टर कंडीशन एंड रिप्लेस वन। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों को पहले समझते हैं देन हम इस पे आते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको। एंड उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ डेटा और इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम अपडेट को अच्छे से समझ पाए। तो इंसर्ट करने के लिए चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। 2 चीज़ें तो सीखा है, अभी अभी देखा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा? नवीन राय जी, आप ही आ जाओ, आप भी थोड़े बहुत सही लगते हो, आओ। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है, मैं क्या कमांड लिखूंगा, क्या क्वेरी लिखूंगा आई मीन से? डीबी हाँ, डीबी डॉट कलेक्शन कलेक्शन वॉट एवर। हाँ, कलेक्शन स्टूडेंट है। देन डॉट हाँ, इंसर्ट मैनी इंसर्ट मैनी, एम बड़ा रहेगा। हाँ। हाँ, देन और उसके आप बाद कुछ parenthesis हाँ ठीक है। अब मैं उसके बाद अपने मन से कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि हमें इसके एरे के अंदर करना है, क्योंकि हम इंसर्ट मैनी यूज करने जा रहे हैं। हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली हम जब इंसर्ट मैनी का यूज करेंगे ना, काफी लोग एरे लगाना भूल जाते हैं। देन आपको ये चीज आना है, इंसर्ट मैनी यानी ये एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी इसके अंदर कई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि एक एरे के अंदर होंगे एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं इंसर्ट करता हूँ कुछ यहाँ पे। फर्स्ट मैं नेम दे देता हूँ एंड देन अगर मुझे यहाँ पे एज देना हो देन एज मैंने दे दिया। एंड यहाँ पे मैं सिटी दे दूंगा एंड सिटी में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, सपोज लखनऊ दे दिया। एंड
हो सकता है मैं इसको मार्क्स भी दे दूं, एंड मार्क्स मैंने इसको दे दिया आउट ऑफ 78, 100 आउट ऑफ, ठीक है। एंड देन इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा, मैं 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा थोड़ा सा, और इसको मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको भी एज कुछ दे देता हूँ, देन एज इज 25, एंड ठीक है। एंड सिटी बिलोंग्स टू, क्या हम सिटी नेम दे सकते हैं, अ, चलो इसको भी मैं कानपुर ही दे देता हूँ, बट के उसमें हमने कैपिटल दिया था तो हम कैपिटल दे देते हैं, ताकि अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन लगाऊं जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उससे फिल्टर हो जाए। एंड देन मार्क्स दे देता है इसको, एंड मार्क्स अगेन 80, ठीक है। एंड एक और डेटा इंसर्ट करूंगा जिसमें नेम, एंड नेम बेसिकली मैं क्या दूंगा, चलो प्रिया नेम दे दिया, एंड देन इसको एज, एज बेसिकली 23, सॉरी 23, एंड सिटी इनकी दूंगा आगरा, एंड इनको मार्क्स में दे देता हूँ 87, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। देन आपने जो जो ब्रैकेट्स लगाए हैं वो ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी करने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान देना, नहीं तो एरर आएगा। तो यहाँ पे हो गया एंड अपडेट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट ट्रू, यानी जो भी चीज आप परफॉर्म कर रहे थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इंसर्टेड कुछ चीजें आपने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किया, उन सभी को आईडी भी अलॉट हुआ है, यानी 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है, तीनों डॉक्यूमेंट्स को आईडी यहाँ पे अलॉट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड चेक करते हैं कि अपडेट मतलब उसके अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देन उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट एंड जो भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके सब मुझे चाहिए, तो आप देख लेते हैं। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गए, और जो भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है ना वो सारे के सारे अपडेट हो गए। अब सबसे पहला काम मैं अपडेट करना चाहता हूँ, पहले अपडेट 1 करूँगा, तो मैं आपको सिंपल सा करके दिखाता हूँ। एंड सबसे पहले मैं इस सौरभ नाम के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करूँगा, एंड इस पे जो कोर्स है ना एमसीए, उसमें उससे कन्वर्ट करके एमटेक करना चाहता हूँ, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। आप ध्यान देना, इसका कोर्स एमसीए है, सौरभ नेम है उसका, मैं उसके नेम से उसको एक्सेस करूँगा एंड देन कोर्स को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए आप सिंपली डेटाबेस डॉट आप कलेक्शन नेम स्टूडेंट एंड देन अपडेट, आप अपडेट करना चाहते हो एंड यू वांट टू अपडेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट इस पे लिखोगे, देन फिल्टर कंडीशन पास करनी होगी। फिल्टर कंडीशन भी आपको ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करनी है। फिल्टर मतलब आप उसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जिसको आप अपडेट कर रहे हो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप कुछ कंडीशन लिखोगे कि जिसका नेम क्या है, उसका नेम यहाँ पे सौरभ है, एंड ये आपने फिल्टर कंडीशन पास किया। ये फर्स्ट आपका फिल्टर कंडीशन है। देन आप कॉमा लगाओगे एंड देन जो भी चीज आपको अपडेट करना है ना वो आपको लिखना है। आप जो भी चीज अपडेट करना उसके लिए एक मेथड होता है, अपडेट मेथड, डॉलर सेट करके अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली अपडेट करने के काम आएगा, जो भी चीज आप सेट करना चाहते हो, डॉलर सेट, ठीक है। एंड देन आपको क्या पास करना होगा, आपको उसका कोर्स अपडेट करना है। देन आप उसका जो भी कोर्स आप लिखना चाहते हो, सपोज मैं उसका कोर्स डालना चाहता हूँ अब एमटेक, ठीक है, कि एमटेक है, एंड ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट हाँ हो गया, एंड ये जितने भी ब्रैकेट्स आपने ओपन किया ना उसको आप क्लोज कर दो। देन आपका ये अपडेट देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, यानी आप जो भी करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया है। मैच्ड काउंट आपका एक डॉक्यूमेंट मिला था फिल्टर कंडीशन के बेसिस पे, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसका नेम सौरभ था, सौरभ नेम का एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें नेम सौरभ था कीवर्ड, एंड मॉडिफाई काउंट उसमें मॉडिफाई भी हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली मॉडिफाइड, आप जो करना चाह रहे थे उसका कोर्स चेंज हो गया है, एंड आप उसे देख सकते हो।
एंड अगर आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो, एंड एक मिनट, तो आप उसको डेटाबेस डॉट जो भी कलेक्शन नेम है, आप पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट को भी देखना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हो बेसिस अपॉन फाइंड मेथड से। एंड मैं उस पर भी कंडीशन लिख देता हूँ कि मुझे केवल वही डॉक्यूमेंट देखना है, बाकी तो मुझे नहीं देखने हैं, क्योंकि अपडेशन केवल उसी में हुआ है। तो देख लेते हैं, सौरभ नाम का डॉक्यूमेंट हम एक्सेस करते हैं एंड चेक करते हैं कि उसके अंदर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, तो इसने मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न किया एंड आप नोटिस करो यहाँ पे एमटेक हो चुका है। तो ये अपडेट फॉर क्यूरी जो हमने लिखा था ना, वो सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है एंड उसका कोर्स जो है वो एमटेक हो चुका है। तो ये पहली कंडीशन थी जो अपडेट 1 से था। ठीक है, अपडेट 1, अगर आप सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, देन आप अपडेट 1 का यूज करोगे एंड बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन, आप जो भी फिल्टर कंडीशन दोगे, हो सकता है अभी इस कंडीशन पे, फिल्टर कंडीशन पे मैच काउंट 1 आया, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपका आया हो। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन पे एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट आ जाए फिल्टर कंडीशन के बेस पे। देन अगर एक से ज्यादा कंडीशन आते हैं, वो भी चीज हम परफॉर्म करके चलो देख लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ रुको, ठीक है, एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं और एक बार एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट जैसे आ जाए और देन अपडेट 1 परफॉर्म करते हैं। सॉरी, हाँ, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट के लिए अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया ना, अब देखते हैं, इनका नाम सौरभ है, क्योंकि नेम तो सबके मैंने डिफरेंट डिफरेंट डाले हुए हैं, तो एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट तो आएंगे नहीं। बट एज देख लेते हैं, 23, 25 एंड 22, 24 एंड एज भी 25, दो लोग को अलॉट है ना, तो हाँ 25 वाला दो लोग हैं इसमें। एक सौरभ है एंड एक विवेक है। एंड इनका सिटी कानपुर है एंड इनको सिटी नहीं मिली आई थिंक ना, तो कुछ ऐसी चीज देखते हैं। इनका मार्क्स यहाँ पे 80 है और उधर 95 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के मार्क्स सेम कर देंगे। मतलब अपडेट 1 कुछ करके देखते हैं एक पर्टिकुलर, तो हम उनके एज के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपडेट 1 और मैं अपडेट करना चाहूँ किसके अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, सॉरी, हाँ, एज के अकॉर्डिंग मैं उसे फिल्टर करूँ। एज जिसकी 25 है उनको सेलेक्ट कर लो, एज 25 है, ठीक है, उनको आप सेलेक्ट करो और उसमें सेट कर दो कोर्स एमटेक। ठीक है, तो कोर्स एमटेक की जगह अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मार्क्स को क्या सेट कर दूँ, कितना कर देते, 50 कर देते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेट करते हैं। अब देखो, अब इसने बताया कि एज मैच काउंट 1, क्योंकि आपने अपडेट 1 केवल एक ही आपका डॉक्यूमेंट मिला, मतलब अपडेट 1 आप एक ही को आपने जो डॉक्यूमेंट थे वो बेसिकली दो लोग ऐसे होंगे जो एज 25 के थे। ठीक है, बट उसने मैच काउंट 1 एंड मॉडिफाई काउंट, उसने केवल एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे डेटा था जो यहाँ पे उसका अपडेट हुआ है। ठीक है, एंड चेक करते हैं सबसे पहले, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे मैच काउंट में आगे नंबर आना चाहिए था। फाइन, तो इनके एक यहाँ पे 50, क्योंकि यहाँ पे देखना 50 नहीं हुआ, क्योंकि ये अपडेट 1 केवल हम एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे 80 है। बट सौरभ वाले पे चलते हैं, हाँ यहाँ पे 50 हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे 95 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 हो चुका है, क्योंकि इसने क्या किया कि पर्टिकुलर एक ही डॉक्यूमेंट को देखा, अपडेट 1 की वजह से उसने केवल एक ही डॉक्यूमेंट को देखा। बट ऐसे दो लोग थे जिनकी एज क्या थी, 25 था। ठीक है, इसने एक ही डॉक्यूमेंट को देखा, जो उसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट मिला वो मैच हुआ, देन वहीं पे वो होल्ड हो गया एंड देन वो आगे ही नहीं गया। ठीक है, उसने पहला डॉक्यूमेंट देखा, उसे मिला, वो वहीं पे होल्ड हो गया और देन वो आगे उसने कुछ चेक ही नहीं किया एंड देन उसी को अपडेट कर दिया। अपडेट 1 का मतलब ये है, अपडेट 1 मतलब उसे पहला डॉक्यूमेंट मिल गया, बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन उसे पहला डॉक्यूमेंट मिला, देन उसको मिलने के बाद वो वहीं पे होल्ड हुआ एंड देन जो चीज उसको परफॉर्म करना था वो चीज उसने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही डॉक्यूमेंट को मुझे अपडेट करना था। ठीक है, तो ये कंडीशन है। एंड देन अगर मैं अपडेट मैनी का यूज करूं,
जैसे कि अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे दो लोग हैं जिनको मैंने सिटी कानपुर दिया हुआ है, एंड सिटी कानपुर दिया हुआ है, एंड देन उनका कानपुर है। मैं उन दोनों के सिटी को कानपुर नगर करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक अपडेट मैनी का आप देख रहे हैं। अपडेट तो मैंने देख लिया, अपडेट मैनी देख लेते हैं। अपडेट मैनी, ठीक है। और यहाँ पे फिल्टर कंडीशन जो भी पास करी, फिल्टर कंडीशन क्या है कि जिनकी भी सिटी का नेम, जिनका भी सिटी का नेम क्या है, कानपुर है, ठीक है, उसमें की कैपिटल था, तो इस वजह से मैंने की कैपिटल किया है। उनको मुझे क्या करना है, उनको सेट करना है। सेट करने के लिए डॉलर और फिर सेट सिंबल, देन फिर से अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है। उनके सिटी को मुझे क्या बनाना है, उनके सिटी को मुझे बनाना है कानपुर नगर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, एंड देन ठीक, ये हम अपडेट करते हैं। तो हाँ, अब देखो अपडेट मैनी के केसेस में क्या हुआ, उसने सारे डॉक्यूमेंट को देखा, जितने भी डॉक्यूमेंट आए ना, उसने सारे डॉक्यूमेंट को पहले ऑब्जर्व किया कि कितने ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसपे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग जाएंगे तो उसे कितने डॉक्यूमेंट मिला, उसे मैच काउंट 2 ऐसे डॉक्यूमेंट मिले, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डॉक्यूमेंट थे, 2 ऐसे डॉक्यूमेंट मिले और दोनों को उसने अपडेट कर दिया, यानी दोनों को कानपुर नगर उसकी सिटी कर दिया। ठीक है, अब अगर देखूं फाइंड कंडीशन ही अगर चेक करूं तो मैं चेक कर सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखो अंकित था, जिसको इसका सिटी यहाँ पे क्या हो गया, कानपुर से हटके कानपुर नगर हो गया। देन इनकी भी सिटी क्या हो गया, विवेक की सिटी भी कानपुर से हटके कानपुर नगर हो गया। तो ये अपडेट मैनी का रोल है। इसमें क्या हो गया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन वो चेक होंगे, ठीक है, और उसी फिल्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये काम था अपडेट मैनी का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, अपडेट मैनी किसी को कोई प्रॉब्लम, अपडेट वन एंड अपडेट मैनी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, बस सेम टू सेम है, फिल्टर कंडीशन आपको चॉइस करनी है। एंड देन आता है एक रिप्लेस वन। रिप्लेस वन क्या करता है, रिप्लेस एट मोस्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पूरा रिप्लेस वन मतलब क्या करेगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट को ये सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन। ठीक है, जो भी आपने फिल्टर कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेगा। एंड उस डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हो रिप्लेस वन की मदद से। मतलब उसका नेम भी चेंज कर सकते हो, उसके मार्क्स भी चेंज कर सकते हो, उसके एज भी चेंज कर सकते हो, उसका कोर्स भी चेंज कर सकते हो। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आईडी चेंज नहीं होगा, जो आईडी पहले थी वही आईडी अभी भी रहेगी। तो रिप्लेस का मतलब वही रहता है, उसको नई आईडी अलॉट नहीं होगा, उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सारा डेटा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है रिप्लेस एट मोस्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट में मैच अ स्पेसिफाइड फिल्टर इवन दो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में मैच द स्पेसिफाइड फिल्टर। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उससे मैच करे, बट वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफाइड फिल्टर के अकॉर्डिंग वो एक डॉक्यूमेंट को लेगा और उसमें सारी चीजें वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। ठीक है, रिप्लेस वन उस डॉक्यूमेंट को पूरा रिप्लेस कर दो, बट जो आईडी उसको मिली रहेगी वही आईडी उसकी रहेगी। ठीक है, मैं ये चीज आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज हाँ, या नवीन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, या जिनका नेम नवीन है इनका नेम बदल के मैं कुछ और कर दूंगा, देन इनकी आईडी को आप ऑब्जर्व करो। एंड मैं यहाँ पे इनकी आईडी को अगर आप देखोगे तो 7C6 है। ठीक है, लास्ट में 7C6 आईडी यही सेम रहेगी, बट इनके अंदर का जो कंटेंट है ना, ये सबका सब चेंज हो जाएगा रिप्लेस की हेल्प से। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, हाँ, तो डेटाबेस डॉट आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट, और हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है सारे के सारी चीज़ों को। रिप्लेस वन सिंपल सा एक मेथड होता है जिसमें क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन हम क्या करेंगे, नेम, जिनका नेम क्या है, आई थिंक नवीन है। ठीक है, एंड देन हाँ, बेस्ड ऑन फिल्टर कंडीशन यही है। एंड
उसमें हम अपडेट करना चाहते हैं और उसमें हम क्या करें, सारी चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं, अपडेट नहीं करेंगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ही रिप्लेस कर देंगे। तो नवीन नाम वाले भैया को अब हम क्या नाम देना चाहते हैं, सपोज हम इनको नवीन राय दे देते हैं, ठीक है। एंड इनको अब हम कुछ और कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोर्स सपोज मैं इनको BCA प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं BCA, ठीक है। एंड एज इनको हम कुछ अलॉट कर सकते हैं, सपोज आपकी मैंने इनको 30 बना दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कितनी एज दी थी। एंड नेम हो गया, कोर्स हो गया, एज हो गया, मार्क्स एक और चीज़ है जिसको अलॉट कर देते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। अ, अब इसको चेक कर लेते हैं। देन जैसे हमने किया, अब मैक्स काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया, एक्नॉलेजमेंट ट्रू हो गया, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम अगर उसको चेक करें, जैसे कि अब फाइंड मेथड पे अगर मैं जाता हूँ एंड चेक करता हूँ, देन आप देखोगे नवीन राय, हाँ देखो इन्हीं का जैसे कि जो आईडी मैंने बोली थी 7C6 लास्ट में रहेगी, वही सेम टू सेम आपको आईडी अलॉट हुई है। आईडी में कुछ नहीं चेंजमेंट हुआ, आईडी कुछ नहीं बदली है, बस अंदर का जो कंटेंट था वो सब चेंज हो गया है। नेम उनका नवीन राय हो गया है, एंड कोर्स BCA हो गया, एज 30 हो गया, मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हो गया, ठीक है। तो ये काम था रिप्लेस 1 का। रिप्लेस क्या करता है, बेसिकली उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर का जितना भी कंटेंट है बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन वो उसे चेंज कर देगा, ठीक है। ये अपडेट नहीं हुआ, ये पूरा रिप्लेस हो गया है, रिप्लेस कर दिया पूरे एक डॉक्यूमेंट को, आईडी चेंज नहीं हुई है बस, ठीक है। तो ये काम था। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस एट मोस्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैच अ स्पेसिफाइड फिल्टर इवन दो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में मैच द स्पेसिफाइड फिल्टर कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। एंड हाँ, अपडेट ऑपरेशंस के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। देन ये आपका कलेक्शन होता है, देन ये आपके अपडेट फिल्टर कंडीशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर होता है। देन अपडेट सेक्शन होता है जिसमें ये डॉलर सेट करके आप चीज़ें लिख रहे होते हो। अपडेट 1 आप इसमें क्या कर सकते हो, अपडेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड फिल्टर कंडीशन, ओनली फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड, ठीक है। इसमें आपको डेटाबेस डॉट कलेक्शन नेम, जो भी यहाँ पे कलेक्शन नेम होगा, एंड अपडेट 1 सबसे पहले आपको फिल्टर कंडीशन, देन अपडेट कंडीशन। एक और ऑप्शन होता है ऑप्शन का, ये हम आने वाले समय में अभी देख रहे होंगे। इसमें हम कुछ स्पेसिफाइड ऑप्शन हम पास कर सकते हैं जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। और होता है डेटाबेस, यही जो हमने यहाँ पे किया है उसको अपडेट 1, and then update many, update multiple documents that matches a specified filter condition, ठीक है। डेटाबेस कलेक्शन और अपडेट मैनी एंड फिल्टर अपडेट एंड ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे भी मैंने इसको, ये ऑप्शनल होता है बेसिकली, आप पास भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, जब हमें नीड होगी तो हम इसको पास किया करेंगे, बट अभी हम लोग इसको आने वाले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। देन डेटाबेस स्टूडेंट अपडेट मैनी, एंड उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द सिंपल फिल्टर कंडीशन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैन अपडेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड रिप्लेस 1 की बात करें तो रिप्लेस अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस स्पेसिफाइड फिल्टर कंडीशन, द एंटायर डॉक्यूमेंट, नोट यहाँ करना, द एंटायर डॉक्यूमेंट इज रिप्लेस्ड विद वन न्यू प्रोवाइडेड। जो भी आप एक एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसमें रिप्लेस्ड हो रहा होता है विद न्यू वन, ठीक है। एंड सेम टू सेम डेटाबेस कलेक्शन नेम, देन रिप्लेस 1, एंड बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन, आप फिल्टर कंडीशन यहाँ पे कुछ आपको सेट डॉलर सेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप नए के पूरा, या आपने एक फिल्टर कंडीशन दी एंड देन पूरा का पूरा आपने एक नया डॉक्यूमेंट उसको पास किया है रिप्लेस 1 में। ये समझ में आया, ये काम हमने किया रिप्लेस 1 के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट ऑपरेशन की जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे डॉलर सेट का यूज किया था, तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं वो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन फ्यूचर हो सकता है मे बी आप यूज करो तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डॉलर सेट बेसिकली यहाँ पे अपडेट ऑपरेटर है कुछ। ये डॉलर सेट क्या करता है, ये सेट द वैल्यूज ऑफ अ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। ये ऑपरेशन जो हम अभी यूज कर रहे थे ना, ये ऑपरेटर डॉलर सेट, ये क्या करता है, सेट कर देता है वैल्यूज ऑफ अ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में किसी एक फील्ड, मतलब वहां पे जो हम लोग की वैल्यू पेयर्स बोलते हैं ना, यहाँ पे फील्ड वैल्यू होता है, फील्ड होगा वैल्यू होगा, की को यहाँ पे फील्ड कहा जाएगा। तो सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड, किसी एक फील्ड की वैल्यू को सेट करने का काम करता है डॉलर सेट, ठीक है। जो की होगा ना, आप ये भी कह सकते हो किसी की वैल्यू को सेट करने का काम करता है ये डॉलर सेट, ठीक है। अनसेट का मतलब होता है रिमूव द स्पेसिफाइड फील्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी स्पेसिफाइड फील्ड को रिमूव करना चाहो तो आप उसे अनसेट की हेल्प से कर सकते हो। जैसे
अगर कोई ऐसा चीज है जो कि आप रिमूव करना चाहो, कोई ऐसी की है जिससे आप रिमूव करना चाहो, तो उसे आप अनसेट, डॉलर अनसेट की हेल्प से आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। इंक्रीज, डॉलर इंक्रीज, ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, उस वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये बेसिकली इतनी अभी आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन फंक्शंस के बारे में। डॉलर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ अ फील्ड बाय अ नंबर, एक कोई हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो और आप उससे मल्टीप्लाई करना चाहो किसी एक नंबर से, देन वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। डॉलर रीनेम, रीनेम अ फील्ड, आप पर्टिकुलर जैसे आपने सपोज नेम दिया तो आप उसको फर्स्ट नेम दे सकते हो, तो देन उसको अगर आप किसी फील्ड के पर्टिकुलर को नेम को अगर रीनेम करना चाहते हो, उसके उस कंडीशन में आप डॉलर रीनेम का यूज कर सकते हो। पुश मतलब पता होगा, पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं बेसिकली। आप स्टैक अगर आपने पढ़ा होगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर अगर किसी एलिमेंट को आपको पुश करना है, देन आप पुश ऑपरेशन करते हो, देन if you want to remove any element from the stack, then you can use the pop operation। सिमिलर यहाँ पे भी है कि आप पुश को यूज करना चाहते हो तो ऐड एन आइटम टू द एरे, अगर आप एक एरे मतलब एक आइटम को एरे में ऐड करना चाहते हो, देन आप डॉलर पुश का यूज करोगे। एंड अगर आप रिमूव करना चाहते हो, रिमूव द फर्स्ट और द लास्ट आइटम ऑफ एन एरे, देन पॉप का यूज करोगे। डॉलर पुल, रिमूव आइटम फ्रॉम एन एरे दैट मैच कंडीशन, ठीक है, एक बेसिक स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो उसे रिमूव कर देगा, पुल ऑपरेशन। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के केसेस में आपके लिए, अभी के केसेस में आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी केवल आपको डॉलर सेटअप पे कमांड बनानी है, आपको यही केवल यूज करते हुए मिलेगा, ठीक है। डॉलर सेट यानी सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। इन फ्यूचर हो सकता है आप किसी की को चेंज करना चाहो तो डॉलर नेम है। डॉलर अनसेट यानी आप अगर रिमूव करना चाहो स्पेसिफाइड फील्ड को, तो देन आप यूज कर सकते हो। ये तीन हो सकता है आपको यूज करो इन फ्यूचर में, बट ये फर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपडेट के केस में तो बस यही चीज था जो मुझे आपको बतानी थी। एंड नेस्टिंग फॉर्मेट में अगर सपोज कोई डेटा इंसर्ट होता है, नेस्टिंग फॉर्मेट में मतलब सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा आपको इंसर्ट करा के दिखाता हूँ, तो हाउ टू एक्सेस दैट नेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, एंड देन हम यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। एंड इंसर्ट वन, एक डॉक्यूमेंट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। एंड जिसका यहाँ पे मैं नेम दूंगा, नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, सपोज प्रियंका दे दिया। एंड मैं यहाँ पे दो ही चीज़ एक्सेस कर देता हूँ। एंड वहाँ पे मैंने शायद परफॉर्मेंस लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड दे देता हूँ, परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा होगा। देन इसके अंदर भी एक बेसिकली मैंने मार्क्स दिया हुआ है। एंड मार्क्स इसको मैंने सपोज 80 दिया हुआ है। एंड देन ग्रेड अगर मैं दे दूँ उसको, ग्रेड सिस्टम होता है, देन ग्रेड में मैं इसको पास कर दूंगा, ए ग्रेड दे दिया। एंड ठीक है, हाँ हो गया। एंड ठीक है, ये हो गया, ये क्लोज है पूरा। इसको एक और क्लोज करना पड़ेगा, देन एक स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बेसिकली पास किया हुआ है, ये एक पूरा का पूरा ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने नेस्टिंग फॉर्मेट में एक फील्ड पास किया है। ये एक नेस्टिंग फॉर्मेट में फील्ड है, मतलब एक फील्ड है, देन उसके अंदर एक और फील्ड है, देन एक और फील्ड है, तो ये इसको नेस्टिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर सपोज है तो, और उसको आपको किसी पर्टिकुलर मार्क्स के बेसिस पे आपको अगर उस पर फिल्टर करना है, देन उसके मार्क्स को आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। पहले इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। देन बेस्ड ऑन द फिल्टर कंडीशन हम पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे ये एक्सेस हुआ है। हाँ, तो आपका ये डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जिसका नेम प्रियंका है। एंड परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस एक फील्ड था बेसिकली, की है, एंड देन उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी फील्ड वैल्यू पेयर है, ठीक है। तो आप इसको अब एक्सेस करना है, उसके मार्क्स कैसे, आप अगर सपोज उसका मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक्सेस करना है। मैंने आपको ये कंडीशन दे दी कि आपको फिल्टर कंडीशन, आपको उसके मार्क्स को रखना है, फिल्टर कंडीशन में उसका आपको मार्क्स रखना है। देन हाउ कैन यू फेच दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी हम काम करते हैं। देन उसको आप फेच कैसे कर पाओगे, जब नेस्टिंग फॉर्मेट में रहेगा, देन आपको देखना डॉक्यूमेंट, सॉरी, स्टूडेंट, ठीक है। एंड
फाइंड कर लेते हैं एंड फिल्टर कंडीशन हम यहाँ पे पास करेंगे। फिल्टर कंडीशन आप देखना, फिल्टर कंडीशन क्या है कि जिसका परफॉर्मेंस डॉट मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस था ना, ऑब्जेक्ट को आप कैसे एक्सेस करते हो, उसका मार्क्स को आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जैसे करते थे ना, परफॉर्मेंस डॉट सॉरी परफॉर्मेंस MANCE परफॉर्मेंस डॉट मार्क्स, ठीक है, जिसके कितने हों 80 से ज़्यादा आई थिंक, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो इस तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यानी आप उसके मार्क्स को कैसे एक्सेस कर पाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट है एंड देन ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस करोगे परफॉर्मेंस डॉट मार्क्स करके। देन ये आपको फिल्टर कंडीशन ऐसे देनी पड़ेगी, देन उसका डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये था नेस्टिंग फॉर्मेट में अगर डॉक्यूमेंट है तो उसे आप कैसे एक्सेस करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कर रहे थे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही सिमिलर काम है, बस इसको सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स के अंदर, ये मैं डबल क्वेट्स किया है, आप सिंगल क्वेट्स के अंदर भी कर सकते हो, दोनों चीजें आपका वर्क करेंगे। तो ये चीज था। एंड आते हैं आप लास्ट ऑपरेशन का। बिफोर दैट आप बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है तो, कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया हो तो बोलिए। भूमिका जी, आकांक्षा जी, असीत, रोहित जी, नवीन जी, दीपक जी, हाँ बताइए भूमिका जी। सर इसमें हम जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं होता है, कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। डेटाबेस क्रिएट हेलो। करते हैं, हाँ हाँ बताइए। हाँ, हम इसमें डेटाबेस जैसे स्टूडेंट का क्रिएट किया बराबर, स्टूडेंट इसमें डेटाबेस हमने नहीं, हमने फील्ड, कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, स्टूडेंट एक कलेक्शन है। हाँ कलेक्शन है, उसमें हमने फील्ड्स रखे थे कुछ नेम एज या फिर इसका सिटी था वो बराबर। उस कलेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, उस कलेक्शन के अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कराया है। हाँ, हम्म इसमें सिटीज वगैरह हमने फील्ड रखे हैं, ठीक है, तो हम्म। कितने कॉलम्स रहेंगे वैसा है। आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है, आपको किसी को आ रही है तो मुझे समझाओ पहले। हेलो। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपके, हाँ हाँ बताइए। हम ये पूछ रहे थे, इसमें हम जैसे हमने स्टूडेंट का कलेक्शन क्रिएट किया बराबर, हाँ हाँ हाँ। स्टूडेंट नंबर कलेक्शन क्रिएट किया है, उसमें हम्म। हमने एक नेम कॉलम रखा है, फिर एज है, अलग अलग कॉलम्स रखे हैं बराबर, फील्ड रखे हैं ना अलग अलग। अलग अलग ये फील्ड है, की वैल्यू पेयर्स बोल सकते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हाँ, हुआ है। की वैल्यू पेयर्स है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो क्रिएट हुआ है। मतलब ये जो डेटाबेस जो क्रिएट हुआ हमारा, मतलब ये वन ऑफ टाइप टेबल बोल सकते हैं हम इसको। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ही बता दिया था। जो कलेक्शन बन रहा है ना, वो आप उसको टेबल की तरह हाँ कंसीडर कर लो। एंड कलेक्शन के अंदर जो आप वो उस टेबल के अंदर आप करते हो डेटा इंसर्ट करते हो, तो आप उस डेटा को डॉक्यूमेंट की हाँ तरह हाँ। ट्रीट कर लो, ठीक है। ओके, मुझे ये इसमें पूछना है, हमारा स्ट्रक्चर फ्रीज नहीं रहता है क्या इसमें, मतलब हम अलग अलग टाइप के फील्ड ऐड कर सकते हैं हाँ, ऐसा है। ऐड कर सकते हैं, ये स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस मीन्स आप चाहो ओके। तो एक डॉक्यूमेंट में आप कुछ और डेटा भर सकते हो, जब देन आप अगर दूसरा डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट करने जाओ तो उसमें आप कुछ और टाइप का डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। किसी स्कीमा पे ओके, बेस्ड मतलब नहीं ये है ये। फिक्स डेटा नहीं बोल सकते ना इसको कि हाँ, इस पे एक अभी फिक्स्ड स्ट्रक्चर वे डेटा में नहीं है। हमारा डेटा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें हमने कोई स्कीमा को ये फॉलो नहीं करेगा। मोंगो डीबी आपको ये फैसिलिटी दे प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाँ डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल कलेक्शंस के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। बट ये मैंडेटरी ओके। नहीं है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। आप हाँ हाँ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आगे कवर करेंगे ना, देन वहां पे मैं आपको मॉडल हम्म, क्रिएट करना बताऊंगा। देन उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही हमें हाँ डेटा सेट करना होता है, ठीक है। ओके, ये तो मतलब बस फिक्स इनिशियल है। डेटा ना कि ये फिक्स स्ट्रक्चर है हमारा, हाँ, कि वो उसी स्ट्रक्चर्ड डेटा आप नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में में हमारा देखोगे। डेटा आना चाहिए हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो आप नेक्स्ट क्लास ओके, में और कवर मुझे ये करोगे। पूछना था, हम क्या? जो स्ट्रक्चर सॉरी ये कलेक्शन क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं। वो तो मैंने अभी आपको पावर दिखाया था से ना। मतलब वो ये उसमें शायद मैं नहीं हुई थी लास्ट स्टार्टिंग में, तो वो एक काम करना इस आप क्लास में दिखाया दोबारा था आपने। इसी क्लास में ही दिखाया था, स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में मैंने सब कुछ बता दिया था। आप 40 to 50 मिनट लेट थे, ठीक है। तो आप हाँ एक हाँ बार हाँ इस हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग को इसकी देखना, याद आ नेक्स्ट रही है। क्लास में अगर आपको डाउट आता है देन आप पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके। हाँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। नो सर, अभी तो नहीं है।
देन लास्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। थर्ड ऑपरेशन में हमने सी देख लिया, क्रिएट कैसे करेंगे, हमने अपडेट देख लिया, हमने रीड देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया। देन लास्ट वन इज डिलीट। आप डिलीट कैसे करोगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप डिलीट कैसे करोगे डेटाबेस, मतलब आपको कुछ कलेक्शन डिलीट करना होगा तो उसको देखते हैं, ठीक है। उसके लिए भी सिमिलरली जैसे आप अपडेट कर रहे थे ना, अपडेट के लिए आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप अपडेट वन करो या तो अपडेट मैनी करो। इसके लिए भी दो ऑप्शंस है, आप तो या तो डिलीट वन करो या तो डिलीट मैनी करो, ठीक है। एंड इसके लिए भी आपको जब भी कोई चीज डिलीट करना होता है, आपने एसक्यूएल पढ़ी होगी, एसक्यूएल में क्वेरी पढ़ा होगा, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेजेस आपने, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा डिलीट के लिए आपका ऐसे भी डिलीट हो जाता है, बट डिलीट के लिए एक मैंडेटरी चीज ये होती है कि आप किसी ना किसी कंडीशन के बेस पे ही उसे डिलीट करो ना, आप किसी न किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे डिलीट करो, अदरवाइज आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। तो डिलीट करते समय आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और बहुत ही, क्योंकि डिलीट करने के बाद आपका कुछ भी डेटा वापस नहीं आएगा, ये याद रखना। तो डिलीट करते समय बहुत सावधानी पूर्वक, जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको एक फिल्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको डिलीट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। डिलीट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं, डिलीट वन एंड डिलीट मैनी, जैसे नॉर्मली हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हमें कौन से डेटा को डिलीट करना है, तो वो मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अभी लास्ट वन डेटा इंसर्ट किया था ना, जिसका नेम प्रियंका था, इस डेटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसे डिलीट कैसे करूँगा वो आप देखना। तो उसके लिए आप सबसे पहले डेटाबेस डॉट, जो भी आपका कलेक्शन नेम रहेगा, हर बार आपको कलेक्शन नेम लिखना है, ठीक है, डेटाबेस देन कलेक्शन नेम एंड देन डिलीट, उसको भी आपको सेम उसी सॉरी क्या बोलते हैं, कैमल केस के अकॉर्डिंग ही आपको टाइप करना है। देन फिल्टर कंडीशन एक आपको देनी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट जो हो वो फिल्टर हो, एंड डिलीट वन आपका जो भी फिल्टर कंडीशन होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों उस फिल्टर कंडीशन पे मतलब आ जाए, उस फिल्टर कंडीशन पे बेस्ड हो, एक से ज़्यादा लोग आ जाए, उस एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो। देन वो क्या करेगा, उनमें से जो सबसे पहला फिल्टर कंडीशन, सबसे पहला फिल्टर कंडीशन जिसपे क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड होगा, वो डॉक्यूमेंट डिलीट होगा, ठीक है। तो हम इसमें डिलीट करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, प्रियंका है, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं, देन डिलीट, हाँ, तो ये डिलीट हो गया। डिलीट होते ही आपको बता रहा है कि आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक्नॉलेजमेंट ट्रू हो गया, डिलीटेड काउंट, एक डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो चुका है। आप चाहो तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आप जाके देखो, और वो आपको नहीं मिलेगा, लास्ट में ही था, नहीं है, और ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है डिलीट वन, यानी बेस्ड ऑन द वन कंडीशन, वन फिल्टर कंडीशन, एक सिंगल डॉक्यूमेंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट होगा। जैसे सपोज अगर मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वाले चीज़ों पे अप्लाई करूं, जैसे कि मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ जिनका कानपुर नगर, क्योंकि दो लोगों को मैंने कानपुर नगर दिया हुआ है ना, जिनकी सिटी कानपुर नगर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिल्टर कंडीशन लिखता हूँ, अपडेट वन का, डिलीट वन का ही यूज करता हूँ, देन उस कंडीशन पे भी आप देखो कि केवल एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा। सिटी जिसका क्या है, सिटी नेम कानपुर नगर है, उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ट्रू आया और डिलीटेड काउंट जीरो। जीरो क्यों आया, आपको मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो नगर की स्पेलिंग है ना, आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कैपिटल एन में है, ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एन लिख दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जिस फॉर्मेट में आपने जो स्पेलिंग, जिस अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि ये क्या होता है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वही उसी को सही करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नगर में एन कैपिटल कर दूँ, देन ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे डिलीटेड काउंट वन आ गया, तो पहला वाला एक जो डॉक्यूमेंट होगा वो डिलीट हो गया होगा। मैं उसको आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। फिल्टर कंडीशन, तो एक है कानपुर नगर वाला, क्योंकि मेरे पास दो थे, अब दूसरा नहीं है, एक ही आया है, ये यहाँ से ही आ रहा है, स्टार्टिंग है, एंड फर्स्ट जो था जिसको कानपुर नगर अलॉट था वो नहीं है, ठीक है।
तो ये है डिलीट वन का काम। एंड डिलीट मैनी देखते हैं, जिसमें आप इसको देख सकते हैं। डिलीट मैनी में कोई ऐसा है जो कि सेम एमटेक कोर्स BCA मार्क्स 80 एंड मार्क्स 87, ठीक है, 87 80 80 80 और ठीक है। तो ऐसे लोगों के मुझे मार्क्स मतलब अब देखना, अब मैं डिलीट मैनी का यूज करने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, चलो पहले इसको हटाते हैं एंड ठीक है, यहाँ पे डिलीट मैनी। अब मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, मुझे उन लोगों को डिलीट करना है जिनके मार्क्स क्या हैं, आप वो वाला कंडीशन भी लगा सकते हो, लेस देन या हाँ लेस देन कर सकते हैं, लेस देन 90। ऐसे लोग जिनके मार्क्स लेस देन 90 हैं उन सभी को आपको डिलीट करना है। तो देखते हैं, तो देख लो 4 लोग थे जिनके 90 मार्क्स से कम मार्क्स थे, 4 लोग डिलीट हो चुके इस डेटाबेस से। स्टूडेंट डेटाबेस और मतलब डेटाबेस स्टूडेंट डिलीट मैनी, यानी इसमें कितने लोग, 4 लोग डिलीट हुए हैं। चेक कर लेते हैं, फाइंड करेंगे, और मेरे पास केवल अब एक डॉक्यूमेंट बचा हुआ है जो कि नवीन राय का है। ठीक है, और बाकी 4 लोग जितने भी डेटा थे वो सारे का सारे यहाँ पे डिलीट हो गया है। डिलीट मैनी का ये काम होता है। ठीक है, तो ये काम था डिलीट मैनी का। तो डिलीट वन भी आपको समझ में आ गया, डिलीट मैनी भी आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज होता है, वो भी मैं आपको इसी समय बता देता हूँ। जैसे आपको ड्रॉपिंग अ कलेक्शन, सपोज आपने जो कलेक्शन बनाया, ठीक है, अगर वो आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। अगर सारे, ये क्या करेगा, ड्रॉपिंग अ कलेक्शन, आप एक कलेक्शन को ही डिलीट कर रहे हो। मतलब सपोज आप उस फॉर्म में समझ सकते हो कि आपने SQL के अंदर हो, यानी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है, आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हो। उसी तरीके से उसी सेम वे में समझो कि आप पूरे कलेक्शन को ही डिलीट करना चाहते हो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। कैसे, डेटाबेस जो भी कलेक्शन है, देन ड्रॉप लिखोगे एंड वो पर्टिकुलर कलेक्शन आपके टेबल से हट जाएगा। जैसे अभी के केस में इसके अंदर एक कलेक्शन आपको दिखेगा, अभी आपको स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन दिखेगा, क्योंकि सॉरी स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन दिखेगा क्योंकि आपने एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक डेटा, अरे यार एस लगेगा। ठीक है, इसके अंदर एक डेटा है, स्टूडेंट नाम का एक डेटा है, मतलब स्टूडेंट नाम का भी कलेक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है। बट अगर आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको भी डिलीट कर सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए स्टूडेंट मतलब डेटाबेस डॉट स्टूडेंट डॉट ड्रॉप लिखना पड़ेगा। जैसे SQL के अंदर ड्रॉप डेटाबेस लिखते थे आप लोग, ठीक है, उसको भी डिलीट करने के लिए, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, देन यहाँ पे भी आप सिंपली स्टूडेंट डॉट सॉरी डेटाबेस डॉट स्टूडेंट डॉट ड्रॉप लिख दोगे एंड देन प्रेस एंटर करोगे, आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ये बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो वो चीज, इसका मतलब ये है कि अब आपका स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन था वो पर्टिकुलर कलेक्शन डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप अब चेक करोगे इसके अंदर वो कलेक्शन, सो कलेक्शंस करके, ठीक है, तो वो आपको पर्टिकुलर कलेक्शन अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब वो कुछ भी उसने रिटर्न नहीं किया, इस मीन्स कि स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन था वो डिलीट हो चुका है, अब वो नहीं प्रेजेंट है। देन अगर आप पर्टिकुलर डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहते हो, अगर सपोज अभी तो इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, देख लेते हैं कि उसने शो किया है या नहीं किया है, स्टोर किया है या नहीं किया है। तो अभी अगर मैं देखूं तो, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मंगोडीबी ने क्या किया, इसको अपने डेटाबेस से इस कॉलेज नाम के डेटाबेस को डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं है अभी। ठीक है, तो पहले इसके अंदर एक कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देते हैं ना। अगेन मैं स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने क्रिएट किया ही होगा, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट वन, एक मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है एंड देन अभी आप चेक करोगे तो इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, कलेक्शन क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट नाम का कलेक्शन क्रिएट हुआ, आप देखोगे, आप चेक करोगे तो आपको डेटाबेस में स्टोर भी हो चुका होगा। ठीक है, तो देन देखोगे तो आपको कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट होता है, स्टोर होता हुआ दिखेगा भी। ठीक है, ये है कॉलेज नाम का डेटा। आप चाहे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, कॉलेज नाम के डेटाबेस को ही पूरा डिलीट करना है, आप ये कमांड लिखोगे, डेटाबेस डॉट यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेसेस, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, आपको सिंपली ये कमांड लिखना है।
ठीक है, डेटाबेस डॉट ड्रॉप डेटाबेस, आपको ये कमांड लिखना है, देन प्रेस एंटर। ओके, इसने रिटर्न किया ओके ड्रॉप्ड, मतलब उसने बताया कि कॉलेज नाम का जो आपका डेटाबेस है उसे डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीट तो हुआ, लेकिन साथ में उसके अंदर जो कलेक्शन था वो भी डिलीट हो गया, यानी कलेक्शन एंड स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन था वो भी डिलीट हो चुका होगा। तो अगर आप चेक करोगे सबसे पहले कि कलेक्शन है या नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। देन अगर आप चेक करोगे कि डेटाबेस है या नहीं है, देन वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कॉलेज नाम का डेटाबेस भी चला गया। तो यही काम था, हमने यहाँ पे सारे CRUD ऑपरेशन देख चुके लिया है। एंड आई थिंक हाँ, डिलीट द डेटाबेस, डेटाबेस भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। और ड्रॉप, हाँ ठीक है, हो गया। तो अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, देन वो आप पूछ लो मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। जस्ट अ मिनट। एक मिनट बस। हाँ, अब बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में? अभी जितना भी मैंने बताया पर्टिकुलर पॉइंट करके बताना, ये मत कहना कि सर एक बार पूरा स्टार्टिंग से बता दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी इस चीज़ को समझो अपने दिमाग से ही, ठीक है। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे प्रॉब्लम है, देन आप वो बताओ। असित जी, दीपक कुमार जी, रोहित जी, आकांक्षा एंड भूमिका, कोई प्रॉब्लम? नो नो सर, सर, अभी तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्लियर हुआ है सर। हम्म। सर कल दे- अगर हम ट्राई करेंगे उसको पूरा प्रॉपरली, इन हाँ केस कोई सर डाउट आता है तो कल आपसे कंसर्न करती हूँ मैं। ठीक है। दीपक कुमार जी, आपको स्क्रीन शेयर करना था, आप करना चाहेंगे? आपसे कहा था कि सर, लॉग इन बिल्कुल। कर लेना। 2 मिनट सर, 2 मिनट टाइम मैं दीजिए। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करो। अगर बाकी लोग जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, क्लास का कोई भी काम नहीं है। सर, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर। हाँ ठीक है। मेरे क्लास होगा सर? हाँ नवीन जी। कल क्लास, कल क्लास होगा क्या? हाँ हाँ, कल क्लास है। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी शेयर करो। सर, शेयर हो रहा है स्क्रीन। अभी नहीं हो रहा है।
दीपक कुमार जी थोड़ा जल्दी करिए। इसको हाइड कर लीजिए, जो आ रहा है ना शेयरिंग योर स्क्रीन। आप अपने फ़ोन से अपना माइक ऑन कर लो। सर इसमें आवाज स्लो आता है, इसलिए मैं फोन से बोल रहा हूँ, लैपटॉप से सर हाँ, हाँ, लॉगिन हाँ, हूँ मैं। लैपटॉप से बंद रखो, फ़ोन से ऑन ऑन रखो और जल्दी-जल्दी आप बोलते जाओ। वीएस को स्टूडियो खोलो पहले से। डबल क्लिक। यहाँ पे मैं कोई कमांड डाल रहा हूँ सर तो एरर आप बता रहा सबसे है, यहीं पहले पे तो मैं। ये जो फाइल आपकी खुली हुई है ना, यहाँ पे सारी फाइलों को क्लोज करो। जितनी भी ऊपर फाइल्स हाँ खुली सर, हुई हैं सबको क्लोज करो। ये तो मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। आप वहां पे जाके डायरेक्ट कट कर दो भाई। लाइन बंद ठीक है सर, 11 बजे तक चालू करता कर है। दिए। सारी की सारी जितनी भी फाइल्स खुली हुई हैं सभी को क्लोज करो। ओके सर। देन हो यहाँ गया पे सर। नोड प्रेस करो, नोड एंटर करो। नोड क्लास के अंदर ये जो आपका है ड्राइव टर्मिनल के अंदर आप नोड लिखो जरा। NODE नोड और हाइफन वी स्पेस के साथ। हाइफन यानी डैश वी। स्पेस के साथ आपको करना है, स्पेस के साथ तो एक स्पेस आपको देना है बीच में। हाँ, एक स्पेस देन हाइफन वी, प्रेस एंटर। हाँ, आपका नोड इंस्टॉल है, देखो नोड का पूरा आ गया, वर्जन आ रहा है। इसमें आपका नोड का पाथ भी सेट है एंड नोड इंस्टॉल भी है। देन आप इस नोड क्लास के अंदर जरा टच लिखो, TOUCH, टच और स्पेस इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट HTML, प्रेस एंटर। क्या रहे? द टर्म टच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज यूज ऑफ CMD। ठीक है। आपने एक बात बताइए, आपने नोड को इंस्टॉल वो गिट बैश इंस्टॉल नहीं किया हुआ है? उसके विषय में नहीं पता सर, क्योंकि मैं काम में बिजी था, ये प्रॉब्लम आने लगी तो आपसे पूछा इसके विषय में सर। आपके में गिट बैश भी इंस्टॉल्ड नहीं है। CMD फंक्शन से स्क्रिप्ट स्पेलिंग ऑफ पाथ वेरीफाई एंड टच इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है। टर्मिनल आपका वर्क नहीं कर रहा है। देन इसका अपडेट, ये वर्जन कौन सा है आपका? वर्जन भी तो अपडेट नहीं है आपका। एक्चुअल में आपने वर्जन, इसमें नोड देखो आपका पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है।
नोट हाँ सर। पूरा वर्क कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट का पाथ भी सेट है। प्रॉब्लम है सबसे पहले तो आपका या तो आपने गिट बैश इंस्टॉल नहीं किया है, दूसरी चीज आपने इसको क्या बोलते हैं वीएस कोड को आप अपडेट कर लो, ये 2 काम करो। और तीसरा चीज आपने मोंगोडीबी इंस्टॉल किया हुआ है? सर उसको मैं इंस्टॉल किया था कल 4 बार, लेकिन वो इंस्टॉल पूरा हो जाने के बाद सर वो कैंसिल हो जाता है। हाँ, पता नहीं क्यों। उसको मैं 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा दे। आप प्रोग्राम फाइल पे जाओ जरा, इस पे जाओ प्रोग्राम फाइल पे। आप यहाँ पे मत रखो, आप प्रोग्राम फाइल पे जाओ, सी ड्राइव के अंदर जाओ, सी ड्राइव के अंदर, और नीचे करो, स्क्रॉल करो सबसे, सी ड्राइव के अंदर, और नीचे, और नीचे, और नीचे, सी ड्राइव होगा भाई, सी ड्राइव सबसे नीचे, और नीचे स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाओ आप। हाँ हाँ हाँ, इसी सी ड्राइव के अंदर जाओ। हाँ सर, इसके अंदर गए। इसके अंदर जाओ, पहले अंदर तो जाओ, फिर प्रोग्राम फाइल एक लिखा होगा उसके अंदर जाओ। 1 मिनट सर। आपका लैपटॉप कौन सा इसके है? अंदर मेरा लैपटॉप सर, मेरा एचपी का है। काफी पुराना है क्या? हाँ सर, पुराना है काफी, जो पुराना है काफी यूज है इसलिए। सी ड्राइव के अंदर जाने में इस पे डबल क्लिक करो ना। हाँ, डबल क्लिक किया सर। बैक जाओ, प्रोग्राम फाइल लिखा होगा, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाओ। हाँ प्रोग्राम फाइल हाँ ऊपर सर। वाला, हाँ जाओ, हाँ सर। डबल क्लिक एंड स्क्रॉल करो, देखो एक मिनट मोंगो सर। डीबी लिखा होगा। ऊपर वाले पे ही जाना है, जहाँ पे थे वहीं पे आप जाओ, प्रोग्राम फाइल पे डबल क्लिक करो। हाँ सर। देन स्क्रॉल करो, देखो नीचे मोंगो डीबी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे नोड जेएस देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ देखो नोड जेएस लिखा हुआ है, नोड जेएस का पाथ भी हाँ सेट सर। होगा, अभी हम इसका पाथ भी आपको दिखा देंगे, वैसे ही मोंगो डीबी का भी पाथ आपको सेट करना है। और स्क्रॉल करो नीचे जाओ, कहीं पे मोंगो डीबी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब मोंगो डीबी अभी आपके में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर सर आपने मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। सर कल जिप फोल्डर इंस्टॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है, यही प्रॉब्लम आती है सर मेरी उसमें। बात सुनो, 4 बार मैंने किया। मेरी बात हाँ सुनिए, सर। आप मेरी बात सुनिए, पहले आप गूगल हाँ, पे जाओ, गूगल पे जाओ। 1 मिनट सर, मैं जा रहा हूँ। हाँ सर, इस ये पे आप देखिए मैं इंस्टॉल मोंगो भी किया था। डीबी नोड जेएस नहीं 1 करना है मिनट आपको, सर। मोंगो डीबी इंस्टॉल करना है। नहीं सर, वही वही मैं किया था। मोंगो डीबी वही डाउनलोड, मैं किया था। हाँ हो सकता है शायद आपके में कुछ एरर आ रहा हो, क्योंकि आपका लैपटॉप पुराना है। ठीक है, वर्जन्स पे भी डिपेंड हाँ कर जाता है कभी कभी। सर, यहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया था, देखिए हाँ नीचे, ये वर्जन मैंने इसमें डाउनलोड किया था। नीचे जाइए, आपका ये 64, 7 पॉइंट। एक पहले बात बताइए, विंडोज 64 है या 32 है, आपका क्या है? सर मेरा 64 है, देखिए। 64 है, एमएसआई को आप डाउनलोड करो एक बार। MSI को भी सर डाउनलोड कर चुका हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। डाउनलोड करिए इसको। हाँ सर, अभी देखिए। आप इसको छोड़ दो, ऐसे इसको डाउनलोड होने दो, ठीक है। एंड 1 हाँ। आवर लगेगा इसको डाउनलोड होने में। नहीं सर, इसको मैं अभी डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सर। नेटवर्क थोड़ा स्लो, अभी हो जाएगा। आपने कल सर बहुत बार इसका थोड़ा डाउनलोड बता इसको किया था। हाँ पूछिए। सर, इसका बता दीजिए, इसका क्या बोलते हैं, ये जो इसमें नोड का पाथ सर सेट है जो करते इसका। हैं, पाथ कैसे सेट होता है ये?
हाँ सर, हाँ, तो आप ये देखिए इसमें मैंने जाओ। नोड भी इंस्टॉल किया था। हाँ, ठीक है। ये आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ, इसका पाथ भी सेट है। मैं आपको बता देता हूँ पाथ कैसे सेट करते हैं। हम्म, ठीक है, आप देखो वेलकम टू नोड जेएस लिख के आ रहा है, मतलब आपका इसका पाथ आप नोड के अंदर ही हो। ठीक है, इसको आपको लिखने की हम्म, जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में टर्मिनल से आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। पर्टिकुलर इसको आपको हम्म। वहां जाने की जरूरत नहीं। आप इसके पाथ को कैसे सेट करेंगे हम वो आपको बता देते हैं। तब तक आप जाओ, उस हाँ पे सर बताइए। जाओ, इनरोलमेंट वेरिएबल, सिस्टम इनरोलमेंट वेरिएबल पे नीचे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आप क्या सिस्टम सर? इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करो। सर्च बार में सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाँ सर, वो ऊपर में मिल गया। हाँ, आप इस पे क्लिक करो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, सिस्टम पे मैंने क्लिक किया। सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी जो लास्ट में आया था ना, उस पे आपको क्लिक करना है। यही है सर, मैंने क्लिक किया, यही पेज ओपन हुआ इसके बाद। कहाँ आपने क्लिक किया है? सिस्टम के बाद इनरोलमेंट वेरिएबल भी आपको लिखना है भाई, आपका स्क्रीन आ नहीं रहा है। नहीं सर, यही है, देखिए यही लिख के खोल आया दिया है, मैंने आपने। ऊपर में यही सर्च किया। मैं आपको अपनी स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ, आपको वो चीज करना है। रुको, शेयर नाउ। एक मिनट सर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देखो पहले उसको, फिर बताओ। आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, एंड देन आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट पाथ आपको आ रहा है ना, इस पे जाना है। देन आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम प्रॉपर्टी वाला फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पे आपको लिख के आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड देन आपको सिस्टम वेरिएबल के ओके अंदर सर। एक पाथ नाम का यहाँ पे एक मिल रहा होगा, आपको इस पाथ पे डबल क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देखो, जितने भी पाथ आप वहां से चूज करोगे ना प्रोग्राम फाइल के बिन फोल्डर से, बिन नाम के एक फोल्डर होगा, वहां तक का पूरा लोकेशन आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मोंगोडीबी का जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स मोंगोडीबी सर्वर 7.2 बिन तक का जितना भी रहेगा, ठीक है, आपको पूरा वहां तक का पाथ ले आके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वहां से पाथ को कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो। ये हर काम आपको करना है। जैसे आपने नोड इंस्टॉल किया होगा ना, तो नोड का भी देखो यहाँ पे पाथ यहाँ पे सेव है। ठीक है, यहाँ पे पाथ उसका भी सेव है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोंगो सर्वर का भी करना है, मोंगो एसएच का भी करना है। एंड एसएच मतलब कि मोंगो सेल का भी आपको यहाँ पे उसका पाथ सेट करना होगा, उसके बिन तक का पूरा पाथ सेट करना होगा। आप इसके एक स्क्रीनशॉट रख लो, फिर मैं बताता हूँ ये दोनों फोल्डर्स मिलेंगे कहाँ से। एक ओके सर, स्क्रीनशॉट ले ओके। लो। हाँ सर, ले लिया। ठीक है, देन आपको ये दोनों फोल्डर्स मिलेंगे कहाँ से, आप यहाँ पे समझना। सबसे पहले आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। देन आपको सी ड्राइव के अंदर जो भी आपकी ड्राइव होगी ना, जिसपे आपका वर्किंग प्रोग्राम फाइल बेसिकली सी ड्राइव के अंदर ही होगा। देन आपको यहाँ पे आके प्रोग्राम फाइल्स आपको ढूंढना होगा। प्रोग्राम फाइल्स ये मिला, देखो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स है, इस पे क्लिक करो। देन आपको जिसका भी पाथ सेट करना है, सपोज आपने नोड जेएस आप में इंस्टॉल है, तो नोड जेएस के लिए पहले आपको दिखाता हूँ। आप नोड जेएस पे आए, आपने इस पे क्लिक किया, देन आप यहाँ पे आए, एंड देन आपने इस पे क्लिक किया, एंड देन इसके कोशिश करना बिन तक का दिखना मिलना। लेकिन आपको नोड में बिन तक जाने की जरूरत नहीं है, आप नोड में केवल यहाँ तक का पाथ लिख दो, क्योंकि इसमें आपको बिन नहीं मिलेगा। आप केवल यहाँ तक का पाथ लिख के आप इसी पाथ को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करो। एंड देन आप जब इस पाथ को कॉपी पेस्ट करोगे ना,
एक मिनट, इस पाथ को यहाँ से आपको कॉपी करना है, देन इनरोलमेंट वेरिएबल पे जाना है, जो पाथ आपको बताया था ना, इसी पे यहाँ जाके इस पाथ पे आपको जाना है, एंड देन आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे इसका पाथ जो यहाँ पे नोड जेएस का है ना, आप जैसे न्यू पे क्लिक करोगे एंड देन ये पाथ पेस्ट कर दोगे, देन देखोगे आपको यही सेम पाथ आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आप एक और फोल्डर के आगे जाके यहाँ पे एक और आ गया है, देन आप चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, या तो उस फाइल फोल्डर के आगे जाके भी आप लिख सकते सर हो। इस तरीके से आपको पाथ सेट थोड़ा करना है। थोड़ा बताते रहिए, मैं करता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ऐसे में। जल्दी थोड़ा करिए, ठीक है। जरूरी क्यों होगा? एक मिनट, महाराज ने कभी हाथ उठाए नहीं, भारत का धर्म दिए यही महाराष्ट्र में हाथ वालों को काटी ली। आपका नोड का पाथ दीपक जी सेट है ऑलरेडी, उसको आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सर वही देखना मुझे कि एरर कहाँ से आ रहा है। मेरी बात सुनिए, आप अपने पहले वीएस कोड को अपडेट करिए, ठीक है। वीएस कोड आपका अपडेट हाँ, नहीं है। दूसरा, आपको मैंने जो बताया ना, पहले पाथ कैसे सेट करना है, आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल करके उसका पाथ पहले सेट करो आप, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक मिनट सर, मैं देख रहा हूँ इंस्टॉल हो गया होगा वो, अभी कहाँ से हो तो मैं जाएगा बता। भाई, चेक करो, जल्दी चेक करो। ओके सर। हेलो जी सर। दीपक कुमार जी, आपके में गिट बैश डाउनलोड है या नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं सर, उसको मैंने नहीं किया है। अरे भाई, वो भी करना है, ये देखो, ये भी मैं हम्म, आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले गिट हम्म, बैश को डाउनलोड करो। गिट बैश डाउनलोड होने के बाद आपको इसका भी पाथ यहाँ पे देख लो, ऐसे आएगा फोल्डर। इसी से आपके जो कमांड्स होंगे ना, वो रन कर रहे होंगे प्रोग्राम फाइल के अंदर। ये देखो, इस टाइप का फोल्डर आएगा, इसको आप नोट कर लो, चाहे रिकॉर्ड कर लो, चाहे इस रिकॉर्डिंग में देख लो, ठीक है। तभी आपका टर्मिनल पे सारे कमांड वर्क करेंगे, ठीक है। जो आप टर्मिनल पे करते आ रहे हो ना, तभी आपके करेंगे। ये गिट को आपको ये तो इंस्टॉल, सर VS कोड में ओपन हो जाता है। अरे भाई, गिट को पहले इंस्टॉल करो, ये आपको इंस्टॉल करना ही पकड़ना पड़ेगा। इसके अंदर सेल होता है, हम्म, ठीक है। ये गिट आपको दिख रहा है ना, ये फोल्डर आपको वो गिट बैश को इंस्टॉल करने के बाद दिखेगा। देन इसके अंदर आप जैसे एंटर करोगे, बिन मिलेगा। देन बिन के अंदर आप देखोगे एक बैश होगा, एक गिट होगा, एक एसएच नाम का एक फाइल होगा। यहाँ पे इस चीज को आपको कॉपी करना है, इस चीज को आपको कॉपी करना है, देन अगेन जाके इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस पे न्यू पे ऐसे ही जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड देन इसको आके पेस्ट करना है। और ये वाली फाइल आपको, ये देखो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिख रहा है ना, गिट सीएमडी लिखा हुआ है। ये गिट बिन भी है, गिट सीएमडी है, अलग अलग करके आपको इसी तरीके से प्रोग्राम फाइल्स में गिट एक सीएमडी का फाइल दिखेगा, एक आपको मिंग W62 बिन करके ऐसे दिखेगा, एक यूजर करके ऐसे दिखेगा। ये तीनों फाइल्स आप जब इसको डाउनलोड करोगे तब दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सर गूगल से होता, उससे हो जाएगा, क्रोम ब्राउजर से? हाँ भाई, ये क्रोम ब्राउजर से ही होगा ये सारी चीजें। हाँ। तो यही गिट डालेंगे सर तो लोड हो जाएगा?
ना भैया नहीं होगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप पहले अपना वीएस कोड अपडेट करो, ठीक है? वीएस कोड ओके अपडेट सर, ओके, करो। उसी पे मैं काम करता हूँ सर। बिजी ठीक है, रहता हूँ दिन भर काम में, ऊपर से टाइम मिलता है तो उस पे मैं काम करता हूँ। जो फ्रंट एंड का पढ़ाया गया है, वही अपना करता हूँ, और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से मैंने इसको रोक सोचा था कि आपसे पूछेंगे इस पे सर। हाँ, तो आप पूछो ना, लेकिन आप करो भी तो, आप कुछ कर भी तो नहीं रहे हो, ठीक है? आप उस जो मैंने काम बताया ना, पहले वो चीज़ आप उसको अपडेट करो, ठीक है? अपडेट करो एंड देन अगेन, क्योंकि नोड आपने कहा ना कि नोड आपके में इंस्टॉल नहीं है, नोड आप में इंस्टॉल भी है ना, उसका पाथ भी सेट है, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके में टर्मिनल्स के कमांड आपके वर्क नहीं कर रहा है, तो आप गिट बैश इंस्टॉल कर लो, ठीक है? क्योंकि आपका वर्जन पे भी डिपेंड कर जाता है, तो आप गिट बैश एक बार इंस्टॉल कर लो, देन देखो काम करेगा, ठीक है? सर सर दोबारा प्रॉब्लम आएगी, बता अरे तो दीजिएगा, फिर दोबारा मैं मैं तो बताऊंगा ना भाई, मैंने मना थोड़ी ना किया बताने के लिए, मैं इतने पहले आपको बताया, ठीक है? एंड देन अगर आपको ये काम करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, देन आप मुझे बताओ, ठीक है? ओके सर, ओके, ओके, मैं देख रहा हूँ सर। ओके सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर।